वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हवेली में काफी सारे लोग खड़े थे। सभी लोगों को देखकर ही लगता था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और नेता थे और उसी मिडिल स्टेज पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था और उसी के सामने एक 75 साल के बुजुर्ग आदमी और एक 70 साल की औरत खड़ी थी। सभी उन्हें केक काटने को बोलते हैं तो वो औरत सीधे मना कर देती है और बोलती है हमें किसी का इंतजार है, हम उनके बिना केक नहीं कट करने वाले। उनकी बात सुन सभी आपस में बात करने लगते हैं कि सभी तो फैमिली वाले हैं यहाँ पर, फिर ऐसा कौन है जिसका इंतजार किया जा रहा है। 1 घंटे के बाद कार एक बहुत पॉश इलाके में जाकर रुकती है। कार रुकने से आन्या जो खिड़की से बाहर देख रही थी वो भी इधर उधर देखने लगती है। रास्ते में आन्या ने आदित्य से कोई बात नहीं की। आदित्य ने भी आन्या से कोई फोर्स नहीं किया। तभी उनकी गाड़ी रुकती है। आन्या बाहर देखती है तो देखती ही रह जाती है। तो बाहर एक बड़ी सी हवेली जैसा घर था, या कह सकते हैं कि राजमहल था। आन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वो खुश होते हुए वीर से पूछती है भाई ये हम किस महल को देखने आए हैं, ऐसा कौन सा महल है जो रात को खुलता है। उसकी ऐसी बचकानी सवाल सुन आदित्य उसी के बगल में बैठा उसे कब से घूर रहा था, जो उसे इग्नोर कर वीर से बातें किए जा रही थी। वीर हंसते हुए बोलता है वो तो तुम्हें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगी। ये बोल उनकी गाड़ी गेट के अंदर चली जाती है। महल को काफी सुंदरता से सजाया गया था, चारों तरफ लाइट से जगमग जगमग हो रही थी। आन्या जो घूमने के नाम पर खुश थी, वो जैसे अंदर चारों तरफ सब दिखती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है। उनकी गाड़ी रुकते देख पीछे से बॉडीगार्ड की गाड़ी आती है और वो तुरंत उतर आदित्य की कार की डोर खोलते हैं। आदित्य बाहर आता है। आदित्य, अर्जुन, वीर और पीछे से आन्या बाहर निकलती है। सभी दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर सभी परेशान हुए बैठे थे, तभी दरवाजे से कुछ हलचल महसूस होता है तो सभी दरवाजे पर देखते हैं कई सारे बॉडीगार्ड जो गन लिए खड़े थे। उन्हीं के बीच से हमारे चारों हीरो आ रहे थे और उन्हीं के पीछे वीर के बाहें पकड़े आन्या आ रही थी, क्योंकि वो जितनी ही खुश थी अंदर का माहौल देख उतनी ही घबरा गई थी, क्योंकि बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड बंदूक हाथ में लिए इंसानों को देखकर डर गई थी और साथ में अपने साथ भी बॉडीगार्ड चलते हुए भी। तभी स्टेज पर दादी के चेहरे पर एक खुशी का भाव आ जाता है, पर दादा का चेहरा वैसे ही भावहीन होता है। तभी राघवेंद्र प्रताप राजवंश, जो कि आदित्य के दादाजी, तो वही नीला राजवंश आदित्य की दादी, नीला जी आदित्य को देख जैसे ही जाने को हुई उन्हें एक भारी आवाज आती है, वहीं रुक जाएं नीला जी। दादी पीछे देखती हैं तो दादाजी उन्हें घूर रहे थे और वो बोलते हैं पहले सालगिरह मनाए उसके बाद चले जाएगा। यह आप ही की इच्छा थी सालगिरह मानने का। दादी का मुंह बन जाता है। आदित्य बार साइड पर जहां बड़ी सी कुर्सी लगी थी वहां पर बैठ जाता है और सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं पर आन्या काफी बोर फील कर रही थी, क्योंकि सभी अपने अपने में लगे हुए थे। केक कट होती है, दादाजी दादी को खिलाते हैं, दादी भी उनको केक खिलाती है। सभी तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। वहां पर कई बिजनेसमैन की लड़कियां और लड़के आए हुए थे, जिनकी नजर हमारे हैंडसम बॉय पर और खासकर आन्या पर थी, क्योंकि आन्या किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। कई लोग आदित्य से बात करना चाहती थी, क्योंकि आजकल आदित्य राजवंश हो जाता था, जो एक सबसे बिजनेसमैन था, जो इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था। उसके साथ जोड़ने के लिए लोग इतनी मेहनत से उसके इतना कुछ देने के लिए तैयार थे, लेकिन आदित्य को बिजनेसमैन सिर्फ पैसों से नहीं, इंसानों की तरफ से और उनके टैलेंट पर ही उनके साथ बिजनेस करता था। तभी एक लड़की जिसने हॉट रेड कलर की वन पीस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर गले तक एक बड़ा सा टैटू बना था, हाथों में वाइन लिए हुए किसी मॉडल की तरह चलते हुए आदित्य के पास जाती है और बड़ी अदा के साथ बोलती है हेलो आदित्य। आदित्य जो अपने वाइन पी रहा था और एक नज़र उस लड़की को देख अपना नज़र दूसरी तरफ कर देता है। तभी वो लड़की उसके बगल में बैठते हुए बोलती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये बोल उसकी जांघ पर अपने हाथ रख देती है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगती है। तो वही दूर खड़ी आन्या सब देख रही थी। वो सुन तो नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य को हर रात लड़कियों के साथ बिताता था। लेकिन आदित्य हर रात उसके साथ रहता था, इसलिए उसे एक में संतुष्टि थी, क्योंकि शर्टलेस आदित्य को देख उसे कभी भी उसके शरीर पर कोई निशान नहीं दिखता था, इसलिए उसे एक संतुष्टि हो जाती थी। तभी आदित्य उस लड़की से कहता है हाँ क्यों नहीं अदिति राजवंश, तुम मेरी कजन बहन हो। ये सुनते ही जो उस लड़की का नाम अदिति था, वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। आदित्य उसे देख उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है मैंने सही पहचाना ना आपको, माय लिटिल सिस्टर। तो वही अदिति अपना वाइन का ग्लास पूरा गटक कर वहां से उठ जाती है। तभी पीछे से अर्जुन हंसते हुए उसके बगल में बैठ जाता है और बोलता है क्या दिन आ गए हैं, अपने बहनें भी अपने को नहीं छोड़ रही हैं। आदित्य कुछ नहीं बोलता। तभी आन्या जो टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी, उसे देखते हुए एक लड़का उम्र यही 24 साल वो उसके पास आ बोलता है हेलो ब्यूटीफुल। आन्या उसको देखती है और कुछ नहीं बोलती, वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है। क्या आप बोल नहीं सकती? आन्या घूर कर देखती है तो वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो वही कुछ लोग आन्या से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ लड़कियां आन्या को घूर रही थी, क्योंकि आदित्य सिंह राजवंश और उनके गैंग के साथ एक लड़की का होना सभी जेलस फील कर रहे थे। तभी दादी की नजर आन्या पर जाती है।
तो वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। दादी दादा को इशारे से अपने पास बुलाती है और उनके कानों में कुछ कहती है, तो दादाजी भी आन्या की तरफ देखने लगते हैं। तभी कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है। आन्या को ऐसी पार्टी से गुस्सा आ रहा था, ना उससे कोई बात करने वाला, नहीं उससे कोई बोलने वाला, और एक लड़का जो कि उसके पास बैठे कब से उससे बकर बकर किए जा रहा था। तभी वो लड़का जिसका नाम राहुल था, उसे आज तक अपनी इतनी बेइज्जती कभी नहीं महसूस हुई थी। उससे बात करने के लिए लोग मौका ढूंढते थे और वह खुद इस लड़की के पास आया है और वह उससे कुछ बोल नहीं रही है। बेचारा मायूस हो जाता है और वह आन्या से बोलता है, कोई बात नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। वो उठने ही लगता है कि तभी आन्या की प्यारी सी आवाज आती है, रुको। राहुल आंखों में चमक लिए आन्या को देखने लगता है। आन्या बोलती है, तुमसे मैं एक शर्त पर बात करूंगी। राहुल बोलता है, क्या? तो आन्या बोलती है, तुमको मुझसे कुछ देर के लिए फ्लर्ट करना होगा। राहुल बोलता है, क्या? तो आन्या बोलती है, हाँ, वह भी फेक। तो राहुल अच्छे से कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, ओ मतलब किसी को जलेस करवाना है? जरा हमें भी बताइए वो खुशनसीब बंदा कौन है जो आपको नाराज कर दिया। तो आन्या भी उसे एटीट्यूड में बोलती है, नन ऑफ योर बिजनेस। राहुल तुरंत बोलता है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तभी अपना हाथ मिलाते बोलती है, मैं आन्या। वो अपना पूरा नाम बताते बताते रुक जाती है क्योंकि वह हक आदित्य ने अभी उसे नहीं दिया था। फिर वह अपनी तकलीफ छुपाते हुए अपने मन में बोलती है, आपने मुझे अपना सरनेम नहीं दिया ना, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आन्या क्या क्या कर सकती है। ये बोल वह राहुल से बोलती है, मेरा नाम आन्या है। तभी राहुल भी हाथ मिलाते हुए बोलता है, और मेरा नाम राहुल। दोनों ही अपना सरनेम छुपा दोनों एक दूसरे से हंसने लगते हैं। आदित्य आन्या को देख अपनी वाइन पर हाथ कसते हुए जा रहा था। तभी उसको ऐसे देख अर्जुन बोलता है, जरा अपनी चिड़िया को संभालो, नहीं तो कोई उसे उड़ा कर ले जाएगा। ये बोल अर्जुन हंसते हुए चला जाता है। आदित्य का नजर सिर्फ और सिर्फ राहुल और अन्य के हाथों पर था, जो हाथ मिलाए एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। तो वहीं आन्या अपनी तिरछी नजरों से आदित्य को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी फैमिली मेंबर एक जगह बैठते हैं। तभी दादी आदित्य के पास जा आदित्य के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ बोलती है, कितने साल बाद आप आए हैं। ये बूढ़ी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। आदित्य कुछ नहीं बोलता और वह दादी को गले लगा लेता है। तभी दादी हल्का सा रोते हुए बोलती है, प्लीज आदि, आप कुछ दिन तो रुक जाइए। अन्या तो दूर से इस फैमिली मिलाप को देखकर ही शॉक थी और वह मन में बोलती है, क्या आदित्य की फैमिली है? और मुझे आज तक नहीं पता चला कि आदित्य की फैमिली भी है। पता कैसे चलता है, घर में सिर्फ चारों तरफ आदमी जो घूमते रहते हैं। तभी दादी अर्जुन को भी अपने गले से लगा उसके माथे को चूम लेती है। ऐसे ही वीर को भी सभी पर अपना प्यार जताती है। दूर से आन्या, जिसके आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, और वही दूर खड़ी है एक औरत के भी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन की नजर जब उन पर जाती है तो वह उनके पास जा उनको गले लगा लेता है और वह औरत फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ दिनों सभी लोगों का मिलाप खत्म होता है तो राहुल चहकते हुए आन्या को खींचकर दादी दादा के पास लाकर बोलता है। राहुल दादी से बोलता है, आप कहती थी ना आपका कोई भी पोता शादी नहीं कर रहा है। मुझे अपने पसंद की लड़की मिल गई। और वो आन्या को सामने खड़ा कर देता है। वीर और अर्जुन तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वही आदित्य गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आन्या पर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि आन्या ऐसा जानबूझकर कर रही है। दादी भी थोड़ा सा आश्चर्य होती है। वो आन्या को अपने पास बुलाकर बोलती है, आपने मुझे पहचाना बेटा? उनके ऐसा बोलने पर आन्या उन्हें ध्यान से देखने लगती है। तभी उनके पास वह औरत भी आकर खड़ी हो जाती है। आन्या तुरंत पहचान जाती है और बोलती है, आप दोनों? उस औरत जिसका नाम विभा था वह बोलती है, हम भी आपको यहाँ पर देखकर हैरान थे। तभी राहुल बोलता है, क्या आप सभी लोग आन्या को जानते हैं? तो वह दोनों हाँ में सिर हिलाकर उस दिन की बातें बता देती है। तभी राहुल चहकते हुए बोलता है, चलिए ये तो और अच्छा हुआ कि आप सभी लोग जानते हैं। क्या आप लोग आन्या को मेरी वाइफ के रूप में चुनेंगे? इतना ही बोल पाया था तभी एक दमदार आवाज आता है, वो तुम्हारी भाभी और आदित्य सिंह राजवंश की वाइफ है, तो सोच समझकर उसे अपनी वाइफ बताना। इतना सुनना था कि सभी के सभी हैरान होकर उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। आदित्य के ऐसा कहते ही सभी लोग हैरानी के मिले जले भाव से आदित्य को देखने लगते हैं। तभी राहुल, जो आन्या का हाथ पकड़ा था, वो झटके से आन्या का हाथ छोड़ देता है। आन्या एक बार राहुल को देखती है तो एक बार अपने हाथ को। तभी दादा रघुवेंद्र प्रताप सिंह बोलते हैं, ये क्या मजाक लगा रखा है? कौन सी पत्नी, किसकी पत्नी? जब शादी हुई ही नहीं है तो पत्नी कैसे हो सकती है? तभी आदित्य बोलता है, मुझे लगता है आपको एक बार में सुनाई दे दिया होगा दादाजी कि मैं किस पत्नी की बात कर रहा हूँ। विभा जी पूछती है, पर बेटा आपने शादी कब की? आदित्य उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और ना ही उनकी तरफ देखता है। ये देख विभा जी मायूस हो जाती है, जिसे देख अर्जुन उनके कंधे पर हाथ रखता है। तभी दादी थोड़ी खुशी और थोड़ी गुस्से के भाव में आकर बोलती है, अगर आपने शादी की तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, और किससे शादी की है आपने? आन्या जो ये सब सुन रही थी उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। उसने तो उम्मीद नहीं की थी आदित्य कभी पब्लिकली अपने शादी को अनाउंस करेगा।
वो खुश भी थी पर थोड़ी डर भी रही थी। तभी आदित्य आन्या को अपने पास खींच बोलता है, ये रही मिसेज आदित्य सिंह राजवंश। दादी और विभा जी के तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उन्होंने तो जब से आन्या को देखा था तभी से वह अपने पोते की शादी के लिए सोच रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि वह अपने एक बहू से ही मिली थी। तभी विभा जी बोलती है, पर आपने कैसी शादी की है जो इस लड़की के ना मांग में सिंदूर और ना ही मंगलसूत्र है। तभी आदित्य थोड़ा तेज और कड़क लहजे में बोलता है, मेरा नाम ही उसका सारा श्रृंगार है। मेरा नाम ही काफी है इसे मेरा वजूद दिलाने के लिए। मेरा नाम ही काफी है इस दुनिया में मिसेज राजवंश जानने के लिए। दादा अंडस्को आदित्य, पर हम इस शादी को नहीं मानते। आदित्य अंडस्को, आपके मानने ना मानने से क्या होता है, मैं इस शादी को मानता हूं, मेरे लिए यही काफी है। तभी पीछे से एक आवाज आता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने किसी सोने वाली को यहाँ पर अपनी बीवी बताकर शादी ना करना पड़े, इससे बचने का अच्छा बहाना ढूंढे हो। यह आवाज सुन आदित्य के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है, तो पीछे से एक लंबा चौड़ा, यही करीब 32-33 साल का एक नौजवान हल्का सावला शरीर से ठीक था, वाइन की गिलास से वाइन पीते हुए उसी की तरफ चलता आ रहा था। ये था तिलक राजवंश, राजवंश खानदान का दूसरा बेटा, आदित्य से जिसकी कभी नहीं बनी। एक नंबर का हरामी। वह आन्या को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, तो कितने नंबर वाली है ये लड़की। आन्या ये सुनते ही उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वीर उसके सामने आ बोलता है, जबान संभाल कर बात करो तिलक, भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो। तभी तिलक आराम से बोलता है, तो अब बोलना मुझे एक अनाथ सिखाएगा, जिसका खुद के माँ बाप का अता पता नहीं है, अब वो मुझे सिखाएगा कि मुझे बोलना कैसे है। ये सुन आदित्य का खून खौल उठता है और वो तिलक को एक जोर का पंच उसके मुंह पर मार देता है। ये सब तो देख आन्या का हालत खराब हो जाता है। तभी तिलक अपना वाइन का गिलास आदित्य के ऊपर फेंकता है, वो गिलास आदित्य के ऊपर जा पाता कि उसके आगे अर्जुन आ जाता है और अर्जुन के पीठ पर वो गिलास जा लगता है, जिससे कांच के कुछ कण अर्जुन के पीठ में लग जाते हैं। तभी विभा जी अर्जुन के पास जाते हुए बोलती है, अर्जुन। तभी अर्जुन बोलता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं मां, जो मुझे इन छोटी छोटी चीजों से चोट लग जाए। मां शब्द सुनते ही आन्या अर्जुन को देखने लगती है। तभी वीर उसके ऊपर से कांच निकाल देता है। तभी दादाजी की भारी और कड़क आवाज आती है, खबरदार, जो कोई भी अपनी एक कदम बढ़ाया तो हम भूल जाएंगे कि आप सभी इस घर के बेटे हैं। तभी राघवेंद्र प्रताप सिंह बोलते हैं, आदित्य अगर यह सच है तो अभी आप अपने कमरे में जाएं, हम इस बारे में कल आपसे बात करेंगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। और इस लड़की को गेस्ट रूम में रखा जाए। तभी आदित्य बोलता है, यह मेरी पत्नी है और यह मेरे पास ही रहेगी, वो भी मेरे कमरे में। दादाजी की बात कभी कोई नहीं काटता था, लेकिन आदित्य सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता था। उसे जो बात नहीं पसंद थी तो नहीं पसंद थी, इसीलिए आदित्य और दादाजी में 36 का आंकड़ा था। दादाजी अपने गुस्से में आदित्य को देख रहे थे, तो वही आदित्य भी उन्हें गुस्से में ही देख रहा था और वही तिलक के चेहरे पर स्माइल थी। तभी दादी सिचुएशन को समझते हुए बोलती है, अभी आप सभी अपने अपने कमरे में जाएं और आन्या बेटा आप भी आदित्य के साथ जाएं, हम कल इस बारे में बात करेंगे। आदित्य आन्या का हाथ पकड़ अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन को वेद उसके रूम में लेकर जाता है, तो वहीं उनके पीछे भी विभा जी भी चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन। राघवेंद्र राजवंश, आदित्य के दादा। नीला जी, आदित्य की दादी। विभा जी, अर्जुन की माँ। आदित्य के चाचा त्रिमूर्ति राजवंश, वाइफ प्रीता राजवंश। पुत्र अंडस्को तिलक राजवंश, उम्र 31 साल, पुत्री अंडस्को अदिति राजवंश। राहुल राजवंश, विभा जी का बेटा, अर्जुन का भाई जिसकी उम्र 24 साल। बाकी सभी का इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टोरी में चलते चलते पता चलेगी। वही वीर अर्जुन का शर्ट निकाल उसके पीठ में से कांच निकाल दवा लगा रहा था और उसी के पास विभा जी भरी हुई आंसुओं से बैठी थी। तभी अर्जुन बोलता है, मॉम मैं ठीक हूं, आप रो नहीं। तभी विभा जी, रो नहीं तो क्या करूं, तुझे क्या जरूरत थी इस तरीके से चोट अपने ऊपर लेने की। तभी अर्जुन थोड़ा गुस्से में बोलता है, माँ अगर चोट मैं अपने पर नहीं लेता तो वह चोट आदित्य को लग जाती, और आप जानती है मेरे होते हुए मेरे सामने कभी भी मैं आदित्य को चोट लगते नहीं देख सकता। विभा जी कुछ नहीं बोल पाती। वीर अंडस्को अब तू रेस्ट कर, मैं भी जा रहा हूँ। विभा जी भी अर्जुन के सर को चूमते हुए अपने रूम में चली जाती है। तो वही आदित्य के रूम में आदित्य आन्या को अपने रूम में लाकर छोड़ देता है। आन्या बेड पर लेट वही रोने लगती है। वो काफी जोर जोर से रो रही थी, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रख रखा था। तभी आदित्य उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, मिसेज राजवंश अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। आन्या गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आन्या के ऐसे झटकने पर आदित्य को गुस्सा आ रहा था, पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर बोलता है, पर हुआ क्या है। आन्या रोते हुए बोलती है, मतलब इतना कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि हुआ क्या है। अरे हाँ, आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो है ही एक नंबर के अय्याश। आदित्य गुस्से में अपना हाथ उठाकर बोलता है, आन्या। उसके इस तरह से हाथ उठाने पर आन्या डर कर अपना चेहरा छुपा लेती है।
आदित्य अपना हाथ रोक लेता है। आज आदित्य ने आन्या का नाम भी लिया तो इस तरह से कि कुछ फील नहीं हुआ। आन्या जब देखती है उसे कुछ नहीं हुआ तो वह अपना चेहरा उठाकर आदित्य को डरते हुए देखती है। आदित्य अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपना पीछे घूम जाता है। आदित्य वहां से गुस्से में निकल बालकनी में चला जाता है। आन्या उसे जाते हुए देखती है और वो फिर से बेड पर लेटकर रोने लगती है। यदि किसी लड़की को सोने वाली कहा जाए, एक स्लट कहा जाए, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा घिनौना कुछ नहीं हो सकता, जो कि आन्या के साथ हुआ था। आदित्य बालकनी में सिगरेट पे सिगरेट पीने लगता है। आज वो बहुत डिप्रेस लग रहा था। वो जल्दी जल्दी सिगरेट को खत्म कर रहा था। लगभग एक पैकेट पूरा खत्म कर डाली उसने। फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। चारों तरफ सिगरेट की धुआं ही फैली हुई थी और रेलिंग पकड़कर वो बोलता है, कितना आसान है किसी को अय्याश बोलना। पर यदि किसी को ये बनने पर मजबूर किया गया हो तो, और वह इंसान करना ही ना चाहता हो तो, ये बोलते हुए उसके आंखों से कुछ मंजर आकर घूम जाता है जिसमें एक लड़का अपने कपड़े निकाल तड़प रहा था। तो वही एक आदमी हंस रहा था और बार बार कह रहा था, बड़ा भक्त बना फिरता था ना कि मैं उसके अलावा किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अब देखता हूं तू जिंदा कैसे रहता है। एक तीर से दो निशाना, ये बोल एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। आदित्य अपने सेंस में आता है। फिर मैं थोड़े गुस्से में बोलता है, पर मैं अब इतना कमजोर नहीं हूं जो मुझे कोई भी बेवकूफ बना सके। मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ गलत करने वालों को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं। उनका नामो निशान खत्म कर देता हूं, चाहे वो अपने हो चाहे वो गैर हो। थोड़ी देर बाद वो रूम में आता है तो देखता है आन्या वैसे ही पेट के बल लेट अपने चेहरे को पीलो के अंदर छुपाई हुई थी और हल्की हल्की सिसक रही थी। क्लोजेट रूम में जाता है जहां पर उसकी अब भी कपड़े रखे हुए थे। ये देख उसके चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी स्माइल आती है और वो उसमें से अपना नाइटवियर पहन लेता है। आदित्य अपने बेड पर आता है तो आन्या हल्का सा दूर खिसक जाती है। आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल होती है और आन्या की इस हरकत को देख ऐसा महसूस होता कि जैसे उसकी सारी थकान दूर हो गई है। आन्या की यह सब हरकतें उसे बहुत पसंद था। आज आदित्य ने भी कोई हरकत नहीं की। वो अपनी आंखों पर अपना एक हाथ रख चुपचाप सीधे लेट जाता है। काफी देर तक कोई भी हलचल नहीं होती तो आन्या सिसकते हुए एक तिरछी आंखों से आदित्य को देखती है। आदित्य बिना भाव से सोया हुआ था। तभी आन्या उसकी तरफ थोड़ा सा खिसकती है। आदित्य की तरफ ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। आन्या उसे थोड़ा सा टच करती है तो आदित्य वैसे ही लेता रहता है। वो आदित्य के हाथ को उसके आंखों पर से हटा जाकर उसके सीने से लग उसको पकड़ कर सो जाती है और बोलती है, आई हेट यू। आदित्य के चेहरे पर एक सुकून बिखर जाता है और वह अपने दोनों हाथों से आन्या के कमर को पकड़ लेता है, जिसे महसूस कर आन्या फिर से उठने लगती है। लेकिन आदित्य अपने बाहों की पकड़ कस देता है। आन्या भी ज्यादा छुड़ाने की कोशिश नहीं करती और वह वैसे ही लेटी रह जाती है। आंखें बंद करने के कुछ देर में उसकी सांसें भारी होने लगती है। मन में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितने भी गिले शिकवे हो, पर आदत एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को मजबूर कर देती है। तो वही आदत आन्या और आदित्य दोनों को थी, और खासकर आन्या को, जिसे अब आदित्य के साथ सोने की आदत लग चुकी थी और उसे उसके बिना नींद ही नहीं आती थी। तो गुस्सा रहने के बावजूद उसे उसी का सहारा ढूंढना पड़ता था। इधर तो सभी अपने एक सुकून को ढूंढ सो चुके थे, पर कोई था जिसकी आंखों से नींद गायब थी। वो कोई और नहीं, तिलक था। उसने जब से आन्या को देखा था उसके अंदर एक आग लगी हुई थी। पार्टी में आन्या के आने से तक, उसे राहुल से दोस्ती करने तक, उसे वो कब से अपनी चील जैसी नजर आन्या पर रखा हुआ था। वो आन्या को देख उसे पाना चाहता था। उसे देख उसके अंदर एक तड़प जाग चुकी थी। आन्या की खूबसूरती उसको पागल कर रही थी। आन्या की मासूमियत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आन्या का शरीर उसे हर हाल में चाहिए था। पर जैसे उसे पता चलता है कि वो आदित्य की वाइफ है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। तभी तिलक अपनी शराब को पीते हुए बोलता है, यह आदित्य कैसे किसी से शादी कर सकता है? इसने तो बोला था कि वो उसके अलावा शादी नहीं करेगा, और वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर कैसे? ये हर कुछ मुझसे छीन चुका है। प्रॉपर्टी इसके नाम पर, दादाजी का झुकाव इसकी तरफ, सारा साम्राज्य इसका, अपना खुद का एम्पायर इसकी। मैं जानता हूं कि असर द माफिया वर्ल्ड आदित्य सिंह राजवंश है। सब कुछ मुझसे छीन चुका है और मुझे जो लड़की पसंद आई वह भी इसकी। यह मैं नहीं होने दे सकता। कोई लड़की मेरे जिस्म से रूह तक उतरी है। मेरे नजरों ने उसे समाना चाहा है, मैं उसे छीनने नहीं दूंगा। उसके जिस्म के साथ साथ वो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। और तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार देना कि तेरे नाक के नीचे से तेरी बीवी को अपना बना लूंगा और तू तड़पता रह जाएगा। जिस हक से तूने उसे पकड़ा था उसी बेरहमी उसके हाथों को तू छोड़ेगा। ये कह एक राक्षस की तरह हंसने लगता है। तभी वो किसी को कॉल करता है और बोलता है, हेलो मिस्टर ओब्रॉय। उधर से शिवांश, जो नशे में चूर अपने बार में बैठा था, वो बोलता है, बोलो राजवंश। यह क्या तुम तो अभी से हार मानकर बैठे हो? क्या तुम्हारे उजड़े गुजारे गए संसार का बदला नहीं लोगे? उधर से शिवांश बोलता है, कैसे साला, उसके आगे पीछे तो उसके जो चमचे घूमते रहते हैं, उसे तो कुछ होने नहीं देते। कैसे करूं उसके साथ अपना बदला पूरा?
तभी तिलक हंसते हुए बोलता है, पुरानी कहावत नहीं सुने हो, राजा को यदि कैद करना हो तो उसकी जान किस तोते में बसती है, बस उस पर अपना निशाना लगाओ। शिवांश उसकी बात को समझते हुए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी तिलक हंसते हुए बोलता है, बस समझ लो, इस आदित्य सिंह राजवंश नाम की कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अब उसे उसके पैरों पर कैसे झुकाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये कह वो हंसने लगता है। तो उधर से शिवांश अपना शराब पीते हुए बोलता है, आदित्य से बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी। सुबह का समय, राजवंश हवेली महाआरती शुरू हो चुकी थी। दादी बार बार सीढ़ियों के ऊपर नजर डाल रही थी पर कोई फायदा नहीं। जब सारे लोग पूजा कर बड़ी सी डाइनिंग हॉल में आते हैं तभी किसी की आवाज आती है, बुरा मत मानना जीजी, पर तुम्हारी अचानक टपक जाने वाली बहू का कोई अता पता ही नहीं है क्या? क्या उसे यहाँ राजवंश हवेली के संस्कार और नियम नहीं पता है? विभा जी कुछ नहीं बोलती है तो दादी बोलती है, नए शहर की रहने वाली लड़की है और वह तो कल ही हमारे घर पर आई है, तो उसे यहाँ के नियम कैसे पता होंगे? तभी वो औरत, जो कि कोई और नहीं तिलक की माँ मीना थी। मीना जी अंडरस्को, अच्छा, जब मैं आई थी तब तो बहुत सारी संस्कार नियम बताए जा रहे थे। दादी जी घूर कर देखती है तो वह भी है तो चुप हो जाती है। तभी विभा जी कहती आई है, हमारा जमाना अलग था छोटी, और आज का जमाना अलग है और जमाने के हिसाब से हमें खुद को बदलना चाहिए। ये कह वो सभी को चाय देने लगती है। तभी मीना कहती है, हाँ ये तो है, उसका जमाना बदल गया है। तभी तो सास सबको चाय पिला रही है, बहू बिस्तर पर आराम फरमा रही है। तभी वहां पर अर्जुन वीर भी आता है। वो सभी इस समय ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। तभी तिलक, राहुल सभी लोग आकर बैठते हैं। तभी आदित्य भी अपने रूम से रेडी होकर बाहर आता है। दादाजी अपने बड़ी सी चेयर पर और सभी लोग अगल बगल पर बैठे थे। दादाजी के सामने वाली चेयर बस खाली थी। तभी एक आदमी, जिसने अपने चेहरे पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाया था, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वह आकर जैसे ही सामने वाले कुर्सी पर बैठने वाला था वैसे ही आदित्य वहां पर आकर बैठ जाता है। उसके ऐसा करते हैं सभी लोग आदित्य को देखने लगते हैं। वो आदमी जो वहां बैठने वाला था अपने कुर्सी पर किसी और को बैठते देख अपने बगल में देखता है, तो उसे आदित्य को देख उसके चेहरे पर कुछ आकर चला जाता है। वो शख्स बिना कुछ बोले जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। एक नजर आदित्य को देखता है और सामने दादाजी से बोलता है, पिताजी आपको नहीं लगता कोई सालों पहले ये घर छोड़कर चला गया था, तो अब इस घर में मुझे उसका चेहरा क्यों दिख रहा है? या फिर मेरी चश्मा ही खराब हो चुकी है? उसके बातों का टोन वहां पर सभी लोग समझ रहे थे। तभी दादी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, विशु यह उसका भी घर है और हमने उन्हें बुलाया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी वो आदमी, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत तो इन साहबजादे को है, हमसे और हमारे परिवार से। तभी आदित्य, जो उसकी बात सुन गुस्से में लाल हो चुका था, वो वहां से उठने ही वाला था। तभी दादी बोलती है, आदित्य क्या आप हमारे संस्कार भूल चुके हैं? हमारे यहाँ टेबल पर बिना खाए यहाँ से कोई नहीं उठता। आन्या सीढ़ी से उतरती हुई आवाज देते हुए आती है। भाई वीर उसकी तरफ देखता है। सभी की नजर उसी की तरफ जाती है तो दादाजी अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। वहीं पर आदित्य के हाथों की मुठियां कस जाती है। वीर एक बार आदित्य को देखता है, जो इस समय तिलक को देख रहा था, जो अजीब नजरों से आन्या को देख रहा था। तभी विभा जी आन्या की तरफ जाते हुए बोलती है, बेटा आप यहाँ? तो आन्या बोलती है, हाँ मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और मुझे भाई से कुछ काम था। ये बोल वो वीर की तरफ देखने लगती है। सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आन्या को भी कुछ अजीब फील हुआ। दरअसल आन्या ने इस समय आदित्य की सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी, जो काफी ढीली ढाली होने की वजह से उसके कंधे से सरकी हुई थी, जो सिर्फ घुटनों तक आ रही थी, और उसके गोरे गोरे कंधे भी दिख रहे थे। उसके दिखने की बात करें तो आन्या काफी हॉट भी लग रही थी और कुछ अजीब भी। तिलक उसे देख अपने मन में बोलता है, वाह क्या चॉइस है मेरे भाई की, क्या फिगर है, मानना पड़ेगा। पर अफसोस कुछ ही दिन में इस जिस्म को मेरे हाथों द्वारा मसला जाएगा। ये कह वह एक गहरी सांस लेता है। तभी उसकी नजर अपने ऊपर तपती नजर पर पड़ता है तो वह देखता है आदित्य उसे ही गुस्से में लाल आंखों से देख रहा है। तो तिलक एक विनिंग स्माइल पास कर एक आंख दबा देता है। विभा जी आन्या को अपने साथ ले जाती है तो वही दादी बोलती है, आज हमने पंडित जी को बुलाया है और आदित्य आपको पूजा में बैठनी है। फिर शाम को बहू के हाथ से रसोई पूजा होगी। तभी आदित्य कहता है, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ दादी। ये कह वो जाने लगा। तभी दादी बोलती है, यह मेरी आखिरी इच्छा है आपसे कि आप बहू के साथ पूजा में बैठेंगे और कुछ दिन आप हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद आपकी जो मर्जी आप करें। ये कह दादी उठकर वहां से चली जाती है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर बाहर चला जाता है और उसके पीछे वीर भी चला जाता है। विभा जी आन्या को लेकर अपने कमरे में जाती है। कमरे में बेड पर बैठ आन्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़ बोलती है, बेटा आपकी शादी हो चुकी है। आन्या अपना चेहरा नीचे कर लेती है तो विभा जी उसके बगल में बैठकर बोलती है, आपको पता है जब हम आपसे मॉल में पहली बार मिले थे तो मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने बेटे की शादी आपसे कराऊं।
आन्या तुरंत उन्हें देखने लगती है, थोड़ी हैरानी के साथ। फिर वो बोलती है, पर मुझे क्या पता था आप दोनों की पहली शादी हो चुकी है। बेटा, शादी किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, हम यह नहीं पूछेंगे, पर आप अगर इस शादी को मानती हैं तो आपको एक पत्नी की तरह, एक सुहागन की तरह दिखना चाहिए। उनकी यह बात सुन आन्या को अपना मंगलसूत्र खोना याद आ जाता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। विभा अंडरस्को बेटा, हम आपको ये सब कह आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। और बेटा, इस तरीके से किसी के सामने जाओगे तो सबको अजीब लगेगा। आन्या अपने आप को एक बार देखती है तो वह भी थोड़ा शर्म फील करने लगती है। वो उनसे बोलती है, सॉरी आंटी। विभा जी बोलती हूँ, आप जाकर अपने रूम में फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कपड़े भिजवाते हैं। दादी माँ ने दोपहर को पूजा रखवाई है। आन्या हाँ में सिर हिला वहां से चली जाती है, पर उसके मन में बहुत सवाल थे जो विभा जी से पूछना चाहती थी, पर शायद समय सही नहीं था। गैलरी से होते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी सामने से कोई कहता है, हेलो भाभी। राहुल उसके सामने आते हुए बोलता है, तो आन्या अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसे इग्नोर कर जाने लगती है। तभी राहुल फिर से सामने आते हुए, क्या हुआ, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, जैसे तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़कर एक किनारे हो गए। तभी राहुल बोलता है, क्यों, आप मुझे जान से मरवाना चाहती हो? आपको पहले बताना चाहिए ना कि आप आदित्य भाई की वाइफ हो। आपके फ्लर्ट के चक्कर में पता चलता कि मैं ऊपर सूली पर चढ़ गया होता। अब तक मैं भगवान जी के पास ही जाकर डिनर कर रहा होता। आन्या उसे अजीब नजरों से देख रही होती है। तभी आन्या कहती है, अभी क्यों बात कर रहे हो, अभी भी तो तुम्हारा भाई देखकर तुम्हें ऊपर भेज सकते हैं। ये बोल आन्या अपने रूम की तरफ चली जाती है जहां पर आदित्य उसे ले गया था। राहुल थोड़ा नाराज होते हुए बोलता है, जैसा भाई वैसी भाभी, दोनों ही रूड है। ये कह वह चला जाता है। दोपहर का समय, इस समय राजवंश हवेली में सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी भी आ चुके थे और अपनी पूजा विधि शुरू कर चुके थे। तभी पंडित जी बोलते हैं, पूजा में बैठने वाले जोड़े को बुलाइए। इस समय सभी आंगन में नीचे पालथी मार बैठे हुए थे। तभी आदित्य सफेद रंग के कुर्ते पजामे पहन वहां पर आता है। उसे देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो थोड़ी मायूस होकर बैठी थी। वह आदित्य को देखकर उनके चेहरे पर ना दिखने वाली एक सुकून आ जाती है। आदित्य बैठना तो नहीं चाहता था, पर वह अपने परिवार के लिए, खासकर दादी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो वहां जाकर बैठ जाता है। पूजा स्टार्ट हो जाती है। तभी पंडित जी साथ में बैठने के लिए जोड़े को बुलाते हैं। तभी आन्या को लेकर विभा जी आती है। आन्या के पैरों की झनकार सुन आदित्य अपनी नजरें ऊपर करता है तो देखता है लाल रंग के साड़ी में लिपटी हुई आन्या, जिसको काफी खूबसूरती से चेहरे को तराशा हुआ था। माथे पर लाल कलर की बिंदी, लाल कलर की लिपस्टिक, बालों में जुड़ा जिस पर सफेद सफेद रंग के फूल लगे हुए थे, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, बस कमी थी तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की। वो एक पूरी सुहागन लग रही थी, जिसे देख कोई भी मोहित हो जाए। आदित्य उसे लगातार एकटक देखता ही रह गया। तभी कोई और भी था जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। वो कोई और नहीं, तिलक ही था, और वह किसी को मैसेज कर एक जगह आराम से बैठ जाता है। आन्या आदित्य के बगल में बैठ जाती है। पंडित जी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। आदित्य बगल में ही आन्या का हाथ पकड़ लेता है। आन्या आदित्य को देखने लगती है। तभी पंडित जी फूल अक्षत देते हैं। आदित्य ना चाहते हुए भी वह ले लेता है और पूजा धीरे धीरे शुरू होती है। तभी पंडित जी आन्या को देखते हुए दादी से बोलते हैं, क्या ये दोनों पति पत्नी है? तो दादी हाँ में सिर हिलाती है। तो पंडित जी कहते हैं, ना मांग में सिंदूर ना गले में मंगलसूत्र, ऐसे कोई भी सुहागन बैठकर यह पूजा नहीं कर सकती, यह भगवान का अपमान है। तभी दादी बोलती है, तो पंडित जी क्या करें? पंडित जी वहां से सिंदूर उठा आदित्य को देते हुए बोलते हैं, बेटा आप इनकी मांग भर दीजिए। आदित्य बोलता है, हम ये सब नहीं मानते हैं, और इससे आगे कुछ बोल पाता कि दादी आदित्य से कहती है, पर हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप उनकी मांग भरे। जब वो आपकी पत्नी है, आपको ये करने से ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आदित्य दादी को एक गुस्से से देखता है पर बोल नहीं पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था ये सब दादी का किया धरा है। पंडित जी उसे सिंदूर आगे कर इशारा करते हैं। आन्या उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देखती है। आदित्य आन्या की उम्मीद भरी नजरों को देख वो पंडित जी से सिंदूर ले लेता है। आन्या आदित्य के आंखों में देखती रहती है। सभी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य आगे बढ़कर आन्या की पूरी मांग भर देता है। आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिससे आदित्य आन्या की आंखों में देख उसके पास जाकर बोलता है, अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हारी आंखों से आंसू आने वाले हैं तो मैं ये सब नहीं करता। आन्या तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और नहीं में सिर हिलाने लगती है। आदित्य आन्या की मांग भर देता है। पंडित जी के कहने पर और दादी की चाह पर उसने सबसे ज्यादा चाहत देखी थी, तो वह आन्या के मन में, जो इस समय शायद कहीं ज्यादा खुश थी। पंडित जी बोलते हैं, आप उन्हें मंगलसूत्र पहना दे, और यदि मंगलसूत्र नहीं है तो आप यह इनको धागा पहना दे। पंडित जी धागा देते हुए, ये देवी माँ का चढ़ाया हुआ धागा है जो काफी पवित्र है। पंडित जी वो देने वाले थे कि आदित्य हाथ दिखाकर मना कर देता है।
सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तभी दादी बोलती है, आदित्य, बिना मंगलसूत्र का शादी पूरी नहीं होती है, एक सुहागन पूरी नहीं होती है। तभी आदित्य अपने पैंट की जेब से मंगलसूत्र निकालता है। आन्या, जो आदित्य को सवालिया नजरों से देख रही थी, वो मंगलसूत्र देख उसके आंखों से झरझर आंसू फिर से गिरने लगते हैं। यह वही मंगलसूत्र था जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रही थी और उसे नहीं मिला था। तो क्या आदित्य ने इसे संभाल कर रखा था या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था? आन्या के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। आदित्य आन्या की आंखों में सवाल देख पा रहा था। उसे झुककर मंगलसूत्र उसके गले में डाल देता है। आन्या के मन में एक सुकून समा जाता है। आदित्य पंडित जी की तरफ घूमकर कहता है, अब आपकी हो गई सुहागन की मांग पूरी, अब जो करना है जल्दी करो। उसकी थोड़ी गुस्से से भरी आवाज सुन पंडित अपना थूक गटकते हुए हाँ में सिर हिलाया है। पंडित एक बार दादी की तरफ देखता है, जो उससे हाँ में सिर हिला इशारा कर रही थी। वो अपने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई गई। उसके बाद सत्यनारायण भगवान को चरणामृत में नहलाया गया। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हो जाती है। आन्या के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो जो चाहती थी वो उसे मिल चुका था। उसके चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट थी जिसे देख तिलक अपने मन में बोलता है, मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है। तुम्हारी यह मासूमियत तुम्हारे पति की वजह से ही छीन लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा पति बर्दाश्त नहीं, और जो भी उससे जुड़ा रहेगा उसे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला हूँ। पर हाँ, तुम तो मेरे मन से दिल में उतरती जा रही हो, तुम्हें थोड़ा प्यार से ही तकलीफ दूंगा। फिर वो मुस्कुराने लगता है, पर वह ये भूल गया कि भगवान के सामने ही एक मासूम और एक प्यारी सी बच्ची को इस तरीके से किसी के बारे में बुरा सोचना उसके साथ ना बुरा हो जाए ये तो समय ही बताएगा। पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी सभी के पैर छूने के लिए बोलते हैं, तो आदित्य आन्या को लेकर दादा दादी जी के पास जाकर पैर छूता है। आन्या जैसे ही विभा के पास जाती है, आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़े गुस्से में बोलता है, किसी की जरूरत नहीं है पैर छूने की। तभी एक आदमी आते हुए बोलता है, पर हम तो आशीर्वाद देंगे इस प्यारी सी बच्ची को। ये कोई और नहीं, वही आदमी था जिसके कुर्सी पर आदित्य बैठा हुआ था। यह कोई और नहीं, पृथ्वीराज राजवंश आदित्य के पिता थे। उम्र 60 साल, लंबी चौड़ी, आदित्य की तरह ही पर्सनैलिटी, चेहरे पर आज भी एक नूर। कोई इन्हें देखकर नहीं कह सकता कि इनकी उम्र 60 साल है। आन्या भी उनकी तरफ देखने लगती है। वो धीरे धीरे तो समझ गई थी कि कौन क्या है। तभी वहां पर पृथ्वीराज आकर आन्या के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, हमेशा खुश रहना, और यदि किसी ने तुम्हें कोई कष्ट देने की कोशिश की तो बिना झिझक मुझे बताना। आन्या को पता नहीं क्यों अच्छा लगा पृथ्वी का ऐसा बोलना। तभी एक गरजती हुई आवाज आती है, अपनी बीवी की सुरक्षा रखना और अपनी बीवी को खुश करना मुझे आता है। मुझे किसी गैर से सीखने की जरूरत नहीं है जो खुद अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता। उसके ऐसा बोलते हैं जो उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान थी वो चली जाती है। दादी जी के चेहरे भी थोड़ी मायूसी आ जाती है, तो विभा जी का चेहरा ये सुन मुरझा जाता है। तभी दादाजी कहते हैं, आदित्य, हमें लगता है हर बात का एक सही समय होता है, ये बात करने का सही समय तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चलो और बहू को भी ले जाओ। पूजा होते होते धीरे शाम हो गई थी। शाम के समय पंडितों का महाभोज तैयार किया गया था। उसी में आन्या की रसोई भी करनी थी। दादी अपनी सारी इच्छा जो एक बहू से करवानी की वो कर रही थी। आन्या को खाना बनाना आता नहीं था, पर वह मीना के साथ बहुत कुछ सीखी थी, पर इतने लोगों का खाना बनाना समझ नहीं आ रहा था। तो विभा जी बोलती है, आपको खाना बनाना आता तो है ना? आन्या थोड़ा चेहरा नीचे पर बोलती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाती, बस सैंडविच, दाल, चावल, सब्जी, रोटी बना पाती हूँ। मीना से बस इतना ही सीख पाए। विभा जी अंडरस्को कोई बात नहीं, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, आपके पति और देवर खाने की बहुत शौकीन है क्योंकि यह असर उनके पापा का है। आन्या उनकी तरफ देखने लगती है तो विभा जी गैस पर कढ़ाई रखते हुए बोलती है, अगर आप उनके दिल को जीतना चाहती हैं तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख जाए। ये कह वो हंसने लगती है। वो आन्या को सूजी का हलवा बनाना सिखाने लगती है और भी सारे खाने की तैयारी करने लगती है। वो आन्या को बताने लगती है कि कैसे बनाना है। आन्या भी उनकी हेल्प करने लगती है और बनाने लगती है क्योंकि बहुत पंडितों का खाना बनाना था। वही तिलक की माँ मीना की जगह सुमन लिख रही हूँ। ये सब देख जल भूल गई थी और बोलती है, कुछ ज्यादा ही सास बहू की जोड़ी में मेल मिलाप है। कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी जेठानी तो हक जमाई हुई है, अब इसकी बहू भी इसके साथ हो जाएगी तो दोनों मिलकर मेरा बाइकैट न कर दे। ये कह वो सोचने लगती है, जिसमें आन्या और विभा जी उसके सारे सामान को बाहर फेंक उसे घर से बाहर निकाल रही थी। तभी वो एक हल्की सी चीख से अपने सपने से बाहर आती है। मुझे कुछ करना होगा, ये कह वो एक शैतानी मुस्कुराहट लिए चली जाती है। तो वही आदित्य बाहर सभी के साथ फर्स्टेट हो रहा था। तो वही आदित्य और वीर को उसकी हालत देख हंसी आ रही थी। आदित्य को आन्या से मिलना था क्योंकि आज उसे आन्या का ये रूप देख मन में बहुत सारी जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह आन्या को गले लगाना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, वो बात करना चाहता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता।
तभी उसे उधर से कॉल आता है। वो फोन रिसीव करता है तो उधर से अधीरा उधर से कुछ बोलता है तो आदित्य कहता है उसे अपने अड्डे पर ले जाओ, बाकी मैं कुछ दिन में आ रहा हूँ। ये बोल वो फोन काट देता है। तो वहीं शाम 7 बजे बज चुके हैं। सभी पंडित जी बैठे हुए हैं, सभी खाना खाते हैं। खाना खा पीकर आन्या की बहुत तारीफ करते हैं। आने को ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो वहां पर अकेली रहती थी, यहाँ पर घर परिवार था। दादी जी भी काफी अच्छे नेचर की थी। सुमन खाने में बहुत कोशिश की कुछ गड़बड़ करने की, पर विभा उनकी हरकतों को जानती थी क्योंकि वो विभा के साथ भी ऐसा कर चुकी थी। वो जब भी किचन में आती है तो सुमन को दूर लंबा काम के लिए भेज देती। सुमन को मजबूरी में उसकी बात मानना पड़ता था और वो चली जाती थी। सभी पंडितों के जाने के बाद दादी आन्या से बोलती है, बेटा आप जाकर आराम कर लीजिए। तभी आन्या अपने रूम में जाती है। उसके रूम में इस समय अंधेरा था। उसे पता था आदित्य को हल्के अंधेरे में ही रहना पसंद था। वो उस समय वही साड़ी पहनी हुई थी। रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद कर जैसे ही अंदर जाने को होती है, उसे कोई कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। आन्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। आन्या कुछ बोल नहीं सकी। तभी उसे महसूस होता है कोई उसके कमर पर गंदे तरीके से छू रहा है। इतना महसूस करते ही उस इंसान को दूर करने लगती है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि ये आदित्य नहीं है। तभी वो इंसान बोलता है, यू आर माइन। आन्या चिल्लाने लगती है। आदित्य का रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर आन्या की आवाज नहीं जा पाती। आन्या कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर उस इंसान को छुड़ाने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर लाइट जैसे ही ऑन करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता है। इस समय आन्या पसीना से तरबतर थी और उसकी हालत खराब थी। वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी कोई उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखता है तो वो जोर से कांपते हुए चिल्लाने लगती है। आन्या जब लाइट ऑन करती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। आन्या के अंदर एक डर बैठ गया था। वो इस समय कांप रही थी। वो अपने बेड से टिक कर वहीं बैठ जाती है और घुटनों के अंदर अपने चेहरा छुपा रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो डर से कांपने लगती है और उसके मुंह से जोर से चीख निकल जाती है। तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उस बाहों को महसूस कर तुरंत मुड़कर गले लग जाती है। इस समय आन्या के होंठ पूरी तरह कांप रहे थे। यह कोई और नहीं आदित्य ही था, जो कब से दरवाजा खटखटा रहा था। पर आन्या दरवाजा खोल नहीं रही थी, इसलिए चाबी से दरवाजा खोल अंदर आ गया। आदित्य आन्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आन्या लगातार बस रोए जा रही थी और आदित्य के सीने से चिपकी हुई थी। वो आदित्य को छोड़ ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से आदित्य उसे अपने से दूर कर एक हाथ उसके चेहरे पर रख पूछता है, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? आन्या उसकी तरफ देख कुछ बोलना तो चाहती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। रोने की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। वो हकलाते हुए वो करती रह जाती है, पर वो बोल नहीं पाती। आदित्य उसे अपने गोद में उठा बालकनी में ले जाता है। वो उसे वहीं पर रखे झूले पर बैठता है। झूले पर बैठा जैसे ही जाने को होता है, आन्या उसे पकड़कर नामे सिर हिलाने लगती है। तो आदित्य उसी के पास बैठ बोलता है, बस मैं थोड़ी देर में आया। आन्या उसे छोड़ती ही नहीं है। तो आदित्य वहीं पर बैठ अपनी शर्ट उतार पानी में भिगो जो वहां पर पानी रखी हुई थी, उससे आन्या का चेहरा साफ करने लगता है। आन्या उसके हाथों को पकड़ बस आदित्य को अपने डरी हुई नजरों से देख रही थी। आदित्य आन्या के आंसुओं और चेहरे को साफ कर उसे पूछता है, क्या हुआ? तो आन्या के आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और वह रोते हुए बताती है कि मुझे किसी ने छुआ। इतना सुनते ही आदित्य जो हाथ जो आन्या के पीठ पर था, उस हाथ की मुट्ठी कस जाती है, जैसे वह अपना गुस्सा को दबा रहा हो। तभी आन्या रोते हुए उसके साथ जो हुआ वो बता देती है। आदित्य उसे गले से लगा देता है और उसे पीठ को सहारा देते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। आन्या रोते हुए बोलती है, पर इस कमरे में कोई था इस कमरे में, किसी ने मुझे गंदे तरीके से छुआ। वो लगातार बोले जा रही थी और होते जा रही थी। आदित्य उसके चेहरे को पकड़ बोलता है, अब एकदम चुप हो जाओ। आन्या नहीं मानती, बस बोले जा रही थी। आदित्य देखता है कि आन्या चुप ही नहीं हो रही थी, तो आन्या के चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आन्या शांत हो जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। कुछ देर तक ऐसे होठों पर होठ रखने के बाद आन्या उसके और करीब जाकर उसे पकड़ लेती है। आदित्य उसके बालों में हाथ को चलाते हुए धीरे धीरे किस करने लगता है, जिससे आन्या को काफी कंफर्ट फील हो रहा था। आन्या आदित्य को पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। आन्या को धीरे धीरे किस करते हुए वो आन्या को अपने पास खींच लेता है, उसे और डीप किस करने लगता है। अभी आन्या के जो दिमाग में लगातार सारी बातें चल रही थी, उन सभी से उसका दिमाग हट जाता है। वो आदित्य के किस में खो जाती है, या यूं कहूं आदित्य यही चाहता था कि आन्या उस बात से बहक जाए। आदित्य आन्या के कमर में एक हाथ डाल देता है और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए उसे अपने एकदम से चिपका लेता है। वो आन्या को किस करते हुए झूले पर सीधे लेट जाता है और आन्या को अपने ऊपर कर लेता है। आन्या आंखें बंद किए हुए बस उसे महसूस कर रही थी। आदित्य उसका जुड़ा को खोल देता है और धीरे धीरे उसके बालों को पूरा खोल देता है।
आन्या के बाल पूरा आगे आदित्य के ऊपर आ जाता है। आदित्य उसके बालों को समेट पीछे कर उसे किस करता रहता है। आदित्य पूरी तरीके से झूले पर लेट आन्या के पैरों को अपने पैरों में जकड़कर उसे ऐसे ही किस करते हुए उसे हल्का सा साइड पलट देता है, जिससे आन्या उसके साइड में हो जाती है। झूला पर ज्यादा जगह तो नहीं था, पर उन दोनों के चिपके होने से वो उस पर आराम से एडजस्ट हो जा रहे थे। जब आन्या को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आदित्य उसके होठों को रिहा करता है। वो आन्या को देखने लगता है, जो सिंदूर से सनी मांग, उसकी गले में मंगलसूत्र, लाल साड़ी में बिखरे हुए सिल्की कमर तक बाल, वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आदित्य उसके चेहरे को सहलाने लगता है। आन्या अभी इस समय आदित्य को देख रही थी। आदित्य हल्का सा उसके ऊपर आकर फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आन्या उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। आदित्य आन्या के कंधे से पिन निकाल उसके साड़ी को उससे अलग कर देता है और उसके गले पर अपने होंठ रख देता है। आन्या की सांसें भारी होने लगती है। फिर कुछ ही देर में आदित्य वैसे ही उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए रहता है। कुछ देर बाद आदित्य अपना चेहरा उठा ऊपर आन्या को देखता है तो आन्या सो चुकी थी। वो आन्या की इस मासूम से चेहरे को देख उसके माथे को किस कर बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। मैं इस गिल्ट में हमेशा रहूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, यह जानते हुए भी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जी हाँ, आदित्य को पहले ही पता चल गया था कि आन्या उसी से प्यार करती थी, क्योंकि जब उसने वीर को आन्या की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तब उसी समय ये पता चला था कि आन्या शिमला गई हुई थी। आन्या को शादी के जोड़े में देखने से आदित्य उसे पहले ही पहचान लिया था कि यह वही लड़की थी जो खाई में गिरने वाली थी, और उसने उसे बचाया था, और उसे यह नहीं पता था कि वो किससे प्यार करती है। पर कॉलेज में वीर कई तरीके से पता करवाने पर उसे कई लड़कियों से पता चला कि वो उस इंसान से प्यार करती है जिसने उसे खाई में गिरने से बचाया। जब ये बात आदित्य को पता चलती है तभी वह जान जाता है कि आन्या उससे प्यार करती है, क्योंकि उसने आन्या की आंखों में शुरू से ही अपने प्रति एक जुड़ाव और एक स्नेह देखा था। उसी गिल्ट तो था, लेकिन वह आन्या के सामने जताना नहीं चाहता था। वो आन्या को इज्जत मान सम्मान दे, उन सारे दर्दों को कम करना चाहता था, जो कई हद तक वह कामयाब भी हो चुका था। आन्या उसके साथ महफूज रहने लगी थी। आदित्य आन्या को बाहों में जकड़ उसी के साड़ी से खुद और आन्या को लपेट लेता है, क्योंकि वहां पर इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य आसमान में चांद को देखते हुए बोलता है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी सबसे कीमती चीज पर अपनी हाथ डालकर। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और सजा तुम्हें तिल तिल कर मिलेगी, क्योंकि मुझे अपनों पर आंख उठाकर देखना भी बर्दाश्त नहीं है। तुमने तो मेरी रूह को हाथ लगाने की जरूरत की। उसके चेहरे पर इस समय एक तिरछी स्माइल थी, जिसे देख समझ आ रहा था कि वो कुछ तो करने वाला है जो भयानक ही था। तो वहीं दूसरी तरफ रात काफी हो चुकी थी और आशिमा अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर बाहर आ रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। तो आसमा बड़े चालाकी के साथ तेज चलने लगती है, क्योंकि उसकी गाड़ी अचानक बिगड़ जाने से वो गैराज में दे वो पैदल ही जाने लगी। उसका घर 2 किलोमीटर दूर था। आशिमा काफी ज्यादा बहादुर थी, उसे किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन बस कुछ काम की वजह से उस रात को बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि रिपोर्ट लाइफ ऐसी ही होती है और आसमा को हमेशा टफ काम चाहिए था। आज बहुत ही पॉपुलर नेता आयर रेड्डी का न्यूज ला रही थी, क्योंकि वो एक कोटे में गया हुआ था, अपने आप को ब्रह्मचारी बताता था। वहां पर रिकॉर्डिंग करते हुए कोई देख लेता है तो वहां से वह भागकर निकल जाती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था। पर उसे क्या पता था कि उसके पीछे कई लोग लग चुके हैं। वो पीछे मुड़कर आगे जा ही रही थी जब उसके सामने गाड़ी की चमचमाती रोशनी आती है। अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है, तभी उससे 2-4 आदमी निकलते हुए बाहर आते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी निकल कर आती है, उसमें से भी 1-2 लोग बाहर निकलते हैं। आसिमा उन सभी को देख और पहनावे को देख समझ जाती है, ये तो अयर के आदमी है। वो अपने आप को मजबूत से पकड़ वहां से जैसे ही जाने लगती है, तभी एक आदमी अपने हाथ में पकड़े डंडे को सामने रख बोलता है, अरे इतनी भी जल्दी क्या है मोहतरमा आए। आशिमा पूछती है, ये क्या बदतमीजी है, मेरे रास्ते से हटो। तभी वो आदमी बोलता है, अरे जरा हमसे भी तो मिलते चलिए। तभी पीछे से एक आदमी आता है और आसिमा का बैग छीन लेता है और उसमें से कैमरा निकालता है और बोलता है, सही लड़की पकड़े हैं बॉस। उसके बाद उसमें से चीफ निकाल लेता है। आसिमा कैमरे को छीनने लगती है, कोई फायदा नहीं, मैंने तो निकाल दी। तभी एक आदमी आगे आता है और आसिमा के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, कुछ ज्यादा ही नहीं बहादुर हो गई है साली, हमारे ही एरिया में घुसकर मेरे ही बॉस की इंटीमेट वीडियो निकाल रही है। तभी एक आदमी बोलता है, बॉस इसे कौन सी सजा देनी है। तभी जो उन गुंडों का सरदार था वो बोलता है, लड़की तो दिखने में काफी ज्यादा सेक्सी है, क्यों ना इसके साथ मजा कर हम लोग भी इसकी वीडियो बनाया जाए। आसिमा जैसे ही यह सुनती है उसकी रूह कांप सी जाती है और वो उस आदमी को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। कमीना तू मेरे साथ कुछ करेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये कह उसके बाल खींच उसको गिरा देती है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है तो उसे भी अपने कराटे के स्किल से मार गिराती है। तभी तो आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं
और एक आदमी और उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे, तेरी चर्बी तो मैं निकालता हूँ। ये बोल वहां आसिमा की आगे का टॉप फाड़ देता है। आशिमा जो इतनी मजबूत थी उसकी आंखों से झरझर आंसू लगते हैं। वो अपने आप को छोड़ने लगती है। असीमा का टॉप फड़ने से उसकी एक साइड की इनर बॉडी दिख रही थी। वो सभी उसे देख हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बॉस आज का तो दिन ही बन गया, चलो इसे अपने अड्डे पर ले चलते हैं। तभी एक बोलता है, अरे कौन आने वाला है यहाँ, इस रास्ते पर जो करना है यही कर, फिर इसे छोड़कर चले जाएंगे। ये बोल जैसे ही असीमा को हाथ लगाने जाता है वैसे ही किसी की हड्डी टूटने की आवाज आती है। आशिमा जो इतनी बहादुर थी उसके साथ ऐसा होने पर उसके चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभर जाती है। उसके अंदर भी एक डर समा जाता है। लड़कियां मजबूत होती है लेकिन अगर सामने 5 से 6 आदमी खड़े हो तो सामना करे भी तो कैसे। यही हाल आशिमा का भी था। फिर भी उसने हिम्मत कर कुछ लोगों से सामना करती है, पर जब 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े को फाड़ देते हैं तो आशिमा टूट सी जाती है। वो आदमी जाकर आशिमा को जैसे ही छूने वाला होता है वैसे ही किसी की हड्डी टूटने की आवाज आती है। आशिमा जो अपनी आंखें बंद कर ली थी वो अपनी आंखें खोल देखती है तो सामने वाला आदमी दर्द से कराह रहा था। तभी वो उस आदमी के पीछे उस शख्स को देखती है तो ठिठक सी जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं अधीरा खड़ा था। वो इंसान जिसे देखने की उम्मीद आसमा ने बिल्कुल नहीं की थी, जो अब तक आंसू आशिमा की आंखों में रुके हुए थे, जो उन सभी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, वो अधीरा को देखते ही उसके आंसू बह चले। ऐसा ही होता है हमारे साथ, अगर हम सब एक दूसरे के सामने अपने आप को मजबूत दिखा देते हैं, पर जब कोई अपना सामने खड़ा हो तो उसके सामने इंसान कमजोर सा पड़ जाता है। तभी जो 2 लोग आसिमा को पकड़े हुए थे वो दोनों डरकर आशिमा को छोड़ देते हैं, क्योंकि अधीरा को अगर अंडरवर्ल्ड के लोग न जाने तो अधीरा नाम ही क्या। आयर रेडी के माफिया लीडर थे जो आशिमा को पकड़ने आए थे और अधीरा को देख वहीं खड़े हो कांपने लगे। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं। वो जैसे ही जाने को होते हैं तभी उन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं। 5 एयर रेडी के आदमी तो वही 10 से 15 अधीरा के आदमी। उन सभी को देख जिसने आसिमा को पकड़ा था उसकी तो पेंट तक गीली हो जाती है। आदित्य ने कभी भी अपनी डार्क साइड दुनिया के सामने नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो सभी के सामने आदित्य सिंह राजवंश था। उसकी क्रूएलिटी सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे कि वो कितना खतरनाक था। बाकी वह सभी के सामने तो देवता तो एक अच्छा इंसान था। पर अधीरा एक ऐसी शख्सियत था जिसे हर गुंडे, मवाली, हर पुलिस, हर कोई जानता था कि वो कौन है। उस आदमी की हड्डी टूट जाती है और वही गिरकर वो चिल्लाने लगता है। आधीरा अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपने लाल आंखों से उन दोनों आदमियों को देखता है जिन्होंने आशिमा का हाथ पकड़ा था। उन दोनों की तो रूह कांप जाती है। तभी उन दोनों नोटिस कर रहे थे अधीरा की नजर उन पर ना होकर उनके हाथों पर है। ये देख उनका हाथ सुन्न पड़ जाता है। आशिमा जो ये सब देख रही थी अधीरा के पास जाने ही लगती है कि अधीरा उसे वहीं पर रोक देता है। आशिमा बेजान से वहीं खड़ी रह जाती है। वो अपनी आंखें बंद करने लगती हैं, क्योंकि आज उसे अपनी इज्जत पर जो धक्का लगा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे किसी की सहारे की जरूरत थी। वो भले ही मस्तिष्क से मजबूत हो, वो भले ही जुबान से कुछ भी बोल देती थी, पर वो एक साफ दिल की और एक संस्कारी लड़की थी। वो कभी भी अपने लिमिट क्रॉस करना का नहीं जानती थी। अपनी आंखें बंद कर पाती तभी उसे अधीरा की तेज से आवाज आती है, अपनी आंखें खुली रखना। उसकी इतनी गहरी और भयंकर आवाज सुन आसमा अपनी आंखें खोल देती है। वो अधीरा को देखने लगती है। अधीरा अपनी नजर आशिमा से हटाकर उन दोनों पर रखता है। वो दोनों वहीं बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। तभी अधीरा अपना एक हाथ घुमाता है तो एक आदमी उसके हाथ में एक चाकू देता है। उसे तेजधार चाकू को देख सबकी रूह कांप जाती है, खुद आसिमा की भी। अध पे बड़ी ई की मात्रा रार सीटी बजाते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो दोनों आदमी जहां गिरे पड़े थे उन दोनों के पास जाता है और उसके हाथों को देखते हुए बोलता है, तूने इसी हाथ से उसे छुआ था ना। सोच यदि यह हाथ ना रहे तो तू कैसे छुएगा किसी को। ऐसी बातें सुन आशिमा की रूह कांप जाती है। आसिमा अधीरा से बोलती है, अधीरा नो, लेकिन अधीरा उसकी तरफ देखता भी नहीं है। शायद आशिमा को अंदेशा हो गया था कि क्या होने वाला है। अधीरा के कुछ आदमी तो आसमा को देख हैरान थे कि जो अधीरा ना किसी की बात सुनता था ना किसी का ऑर्डर। आसमा के ऐसे नाम बोलने पर भी वो उसे कुछ नहीं बोल रहा। तभी अधीरा उसके हाथों को देखते हुए एक जोर से चाकू उसके हाथ के हथेली के ऊपर हिस्से पर मार देता है। उस सुनसान इलाके में उसकी पूरी चीख गुज जाती है। आसिमा अपने कानों पर हाथ रख लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं। तभी अधीरा गुस्से में बोलता है, आंखें खोलो। आशिमा डर कर अपनी आंखें खोल देती है। तभी दूसरा आदमी जो उसी के बगल में बैठा था वो उसका ये हाल देख उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, प्लीज छोड़ दो। लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी कि वो किसके हाथों पड़ गया था। तभी अधीरा दोनों के हाथों को पकड़ एक साथ उन दोनों हाथों पर बेरहमी से चाकू घोंपने लगता है। वो दोनों वहीं पर तड़प तड़प चिल्ला रहे थे।
आशिमा तो लगभग आधी बेहोशी में चली गई थी। अधीरा के बीच बीच में चिल्लाने से वो अपनी आंखें खोल उसे देखती है। उन दोनों के हाथों को इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था कि शायद कभी भी वो हाथ उनका काम करता। आधीरा उन दोनों को देख बोलता है, खुशकिस्मत है तो कि मैंने तेरा हाथ नहीं काटा। ये बोल वो उसी चाकू से पीछे घूमकर जो आदमी आन्या के शरीर को छूने वाला था उसका हाथ काट देता है। वो दोनों आदमी डरकर वही बेहोश हो जाते हैं। अधीरा के जो बॉडीगार्ड थे वह भी अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। आसिमा वहीं पर गिर जाती है। अधीरा वहां से उठता है और वह आशिमा के पास जाते हुए वो उसे उठाकर खड़ा करता है। आशिमा उसे अपने कमजोर निगाहों से देख रही थी, तो अधीरा उसे सहारा देते हुए अपने पास लाते हुए बोलता है, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अधीरा की। तुम्हें कोई देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा, तुम्हें कोई छुएगा तो उसकी हाथ निकाल दूंगा, और अगर तुम किसी के पास जाना चाहोगी तो तुम्हारी सांसें छीन लूंगा, क्योंकि तुम्हारी सांसें और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सुबह का समय, आदित्य का रूम। सुबह के 7 बजे बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से आन्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोल देती है तो उसको अपने ऊपर कोई भार महसूस होता है। आंखें खोल सामने देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शर्म आ जाती है। आदित्य जो झूले पर आन्या के ऊपर सोया हुआ था, इस समय उसकी पोजीशन अपने बाएं हाथ पर आन्या को लिए वो आन्या के सीने पर सर रखकर एक पैर आन्या के ऊपर कर जकड़कर सोया था। आन्या आदित्य के बिखरे हुए बाल को उसके सिर पर से सहलाने लगती है। उसके ऐसा करने से आदित्य की आंख खुल जाती है और वह नींद भरी आंखों से आन्या को देखने लगता है। आना उसके ऐसा देखने से वो घबराहट में अपनी नकली इधर उधर करने लगती है। आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य उसको ऐसे ही पकड़े आन्या को अपने ऊपर कर लेता है। वो आन्या को बहुत गौर से देखने लगता है। इस तरह सुहागन के रूप में आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, और सुबह सुबह की लालिमा तो उसके चेहरे पर और नूर बना रही थी। आन्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसके चेहरे को देखते हुए अपनी नजर नीचे करता है तो उसकी नजरें आन्या की रिवील हो रही है क्लीवेज पर पड़ती है, जो आन्ना आदित्य के सीने पर पेट के बल लेटे होने से दिख रही थी। आन्या को जैसे ही यह महसूस होता है वो तुरंत अपनी नजर नीचे करती है तो वो हड़बड़ा जाती है। आदित्य को उसके ऐसे हड़बड़ाहट से एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आन्या शर्म से गड़ी जा रही थी। वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है और अपना सर आदित्य के सीने पर रख देती है। आदित्य उसका चेहरा उठा उसे अपने पास ऊपर खींच उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। आन्या उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। आदित्य हंसते हुए बोलता है, क्या बात है मिसेज राजवंश, आज आपको बड़ा प्यार आ रहा है। आज आपको मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आन्या ना में सिर हिलाती है तो आदित्य बोलता है, और वह क्यों? तो आन्या इस सीने पर सर रखे हुए ही बोलती है, मुझे ऐसे ही रहना है, हमेशा आपके साथ। आदित्य आन्या को बहुत प्यार से देखने लगता है। तभी आन्या उससे एक ऐसा सवाल करती है कि आदित्य के चेहरा का रंग ही बदल जाता है। आन्या उससे पूछती है, आप ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं ना? आपका ये सब दर्द देने का कोई दूसरा तरीका तो नहीं है ना? आप मेरे साथ कोई नाटक या गेम तो नहीं खेल रहे? क्या आप मुझे फिर से टॉर्चर करेंगे? ये सब कहते हुए आन्या के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आदित्य उसे तुरंत अपने सीने में भींच लेता है और बोलता है, कभी नहीं। आदित्य का जो शुरू से बिहेवियर आन्या के साथ था, आन्या उसे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि आदित्य सच में उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा है। आदित्य अंडरस्को, यह मेरा कोई नाटक नहीं है, नहीं कोई गेम, ये सच्चाई है जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, वह भी दिल से। तुम मेरी फैमिली हो जिसके साथ मुझे एक सुकून सा मिलता है। तुम्हें दर्द देकर हर पल मैं भी दर्द से तड़पा हूँ। हाँ, कुछ वजह और गलतफहमियां जरूर हैं, पर वह भी सब दूर हो जाएंगे। पर एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकता। आन्या आदित्य को देखने लगती है, और ये कि आप हमेशा मिसेज आदित्य राजवंश रहेगी। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य बोलता है, मैं पहले क्या था क्या नहीं मुझे यह नहीं पता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह आदित्य आपकी रूह में उतरने के बाद आज तक किसी की तरफ अपनी नजर तक नहीं डाली, और ना ही किसी को अपने पास आने दिया और ना ही आने देगा। मेरे नजदीक आने का इकलौता हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। आन्या ये सब सुन उसके मन में एक सुकून उतर आता है। वो यही तो सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि आदित्य कहीं दूसरे के पास ना चला जाए। आन्या कुछ और पूछना चाहती थी। आदित्य उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। मेरे हिसाब से आज काफी क्वेश्चन हो गया, बाकी की बाद में, अभी तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, क्योंकि सुबह के 8 बजे बज चुके हैं। ये सुनते ही आन्या की आंखें आंखें बड़ी हो जाती है और वो तुरंत उठकर जैसे ही भागने लगती है, वो फिर से आदित्य के ऊपर गिर जाती है। आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। आन्या आदित्य की हंसी देख उसमें खो सी जाती है और वह भी मुस्कुरा देती है। इन सब में आन्या रात को हुई बातें तो भूल ही गई थी, पर कोई था जिसे सब कुछ याद था, वो कोई और नहीं आदित्य था। नीचे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आन्या विभाजी के साथ सभी को खाना परोस रही थी।
आन्या ने इस समय येलो रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, वो देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो वही तिलक उसे ऊपर से नीचे घूर रहा था और वह मन में बोलता है, क्या गजब की लग रही है, तुम्हारी मांग में उस आदित्य की नहीं मेरे नाम की सिंदूर होनी चाहिए, तुम्हारे गले में मेरे नाम की मंगलसूत्र होनी चाहिए। वो उसे बहुत गहरी नजर से देखने लगता है। तभी आन्या उसके पास जा उसे बोलती है, भैया सब्जी अपने लिए। भैया सुन, तिलक का तो मूड ही खराब हो जाता है। और तभी उसकी नजर अपने पास आन्या की खुली कमर पर पड़ता है। तिलक जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था और आन्या उसे खाना परोस रही थी, वो उसे सब्जी देने जाती है। तिलक अपने हाथ आन्या की कमर पर रख देता है। आन्या एक कदम पीछे हो जाती है। तिलक ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आन्या भी गलती समझकर वो फिर से खाना परोसने लगती है, पर अब उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आ गई थी। उसे वो छुअन याद आ गई थी। एक नजर आदित्य को देखती है जो उससे देखकर आंखों से इशारा करता है। आन्या एक गहरी सांस लेकर सभी को खाना देने लगती है। आदित्य जो ये सब नोटिस कर रहा था, अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी आपको नहीं लगता कि अब तिलक की शादी कर देनी चाहिए? तिलक जो आन्या को देखने में बिजी था, उसकी नजर आदित्य पर जाती है। उसे देखते हुए आदित्य बोलता है, अब तो मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे हिसाब से आपको इस घर में भी एक बहू लानी चाहिए, क्योंकि आपकी बड़ी बहू तो यहाँ रहने वाली नहीं है। सभी का ध्यान तिलक पर जाता है। तिलक थोड़ा गुस्से में बोलता है, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो आदित्य थोड़े वार्निंग और व्यंग्यात्मक लहजे में बोलता है, कब तक ब्रह्मचारी बने घूमोगे और दूसरों की बीवियों को देखते रहोगे, कभी तो तुमको शादी करनी है। ये सुन तिलक थोड़ा सा हिल जाता है। तभी सुमन जी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने तो अपने बेटे के लिए कई सारी लड़कियां भी देख चुकी हैं, और भला मेरा बेटा दूसरों की बीवी को क्यों देखेगा? तुम्हारे जैसे नहीं कि अचानक पता नहीं कहां से उठाकर घर में बहू पटक लाए। मैं तो अपनी बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी। तिलक ये सब सुन फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसका दिमाग गर्म हो रहा था और आदित्य उसके चेहरे को देख एक स्माइल कर रहा था। तभी तिलक बोलता है, मॉम आप चुप रहिए, अभी मुझे इस मैटर में कोई बात नहीं करना। तभी तिलक को एक फोन आता है। वह फोन रिसीव तो नहीं करना चाहता था, पर जैसे ही वो फोन रिसीव करता है उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है और वो तुरंत वहां से उठकर चला जाता है। आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 2 बजे बज रहे थे। आसिमा अपने केबिन में अपने हाथों पर अपना चेहरा टीका एक टक सामने की ओर देख रही थी। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। वो नंबर देख तुरंत वहां से उठकर बाहर जाती है तो उसे कांग्रेचुलेशन बोला जाता है और इतनी तेज बोले जाने से वो एक पल के लिए डर जाती है। उस चैनल के मालिक और एडिटर एंड चीफ आकर उसे बधाई देते हुए बोलते हैं, मिस आशिमा कपूर, आई रियली रियली अप्रिशिएट यू। मुझे नहीं पता था आप इतनी ज्यादा काबिल होंगी, क्योंकि आपने शून्य से शुरुआत की थी। आपने हमारे चैनल को 2 ऐसी बड़ी बड़ी खबर दी है जिससे सरकार की मदद हो सके और झूठ का भी पर्दाफाश हो पाया। आशिमा बस मुस्कुरा देती है। तभी एडिटर इन चीफ बोलता है, हम आपको प्रमोट करते हैं। आसमा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। पर शायद उसके साथ कल रात हुए हादसे से पहले ये सब हुआ होता तो वह नाचने लगती, पर कल के हादसे ने उसे डरा दिया था। वो सभी को थैंक यू बोल वहां से अपने केबिन में चली जाती है। कैबिन में जा वो रात के बारे में हुई सब घटनाओं के बारे में सोचने लगती है। उन लोगों का उसके साथ जबरदस्ती करना, अधीरा का आना और उन सबको तड़पा कर मारना, उसे हक से तुम मेरी हो कहना, वो सब याद आने लगा। आसिमा शुरू से ही एक बोल्ड लड़की थी। वो जब से अधीरा को देखी थी तब से उससे प्यार करने लगी थी। जब अधीरा ने पहली बार उसे सिराज दत्त के चंगुल से बचाया था, उसका अचानक रूम में पहुंचना, आसिमा जब उसे लैंप खींचकर मारती है तो अधीरा एक झटके से उसे पकड़ लेता है और बिना वक्त गवाए आशिमा को पकड़ अपने पास खींच लेता है। पहली बार आसिमा की नजर अधीरा पर पड़ी थी। वो उसकी पहली नजर से ही प्यार कर बैठी थी। फिर उसके घर पर आना और उसे तरह तरह से अधीरा को परेशान करना उसे अच्छा लगता था। फिर अधीरा का गुस्से में उसे पहली बार किस करना, जब आशिमा जबरदस्ती उसको उठाने के लिए उसके ऊपर चढ़ गई थी, तब अधीरा ने उसे अपने नीचे कर लिया था और वो उसे गुस्से में मारने ही वाला था। पर आशिमा की प्यार भरी नजरों को देख वह रुक जाता है और देखते ही देखते अधीरा को पता नहीं क्या होता है, वो आसिमा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। यह उन दोनों की पहली किस थी। अधीरा उसे काफी पैशन तरीके से किस किया था। आसिमा उसे बदले का नाम देकर उसी के पास फिर से उसे किस किया थी। लेकिन जो कल उसके साथ हादसा हुआ, उसे देख ऐसा लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पर अधीरा को देख उसे एक सुकून सा आ गया। उसे अपने मरने जीने से भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि वो एक नजर अपने प्यार को देखना चाहती थी। इतने सालों में आसिमा कभी भी किसी को अपने नजरों में नहीं बसाया था, पर अधीरा की हैवानियत देख उसकी रूह तक कांप गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्या वो अधीरा से प्यार कर कर कोई गलती की है। दूसरी तरफ वीर आदित्य के साथ किसी मीटिंग में था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। उस नंबर को देख आदित्य से कहता है, मुझे अर्जेंट कॉल है। ये बोल वो मीटिंग से बाहर चला जाता है।
तभी उधर से कोई कहता है, सर जिस लड़की पर आपने मुझे नजर रखने के लिए बोला था, उस लड़की को पूरब मल्होत्रा अपने फार्म हाउस पर बुलाया है। शायद उसके फार्म हाउस पर कोई पार्टी है जिसमें उसने उसे बुलाया है और वो लड़की वहां पर जाने वाली है। वीर के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वो उस आदमी से कीर्ति पर नजर रखने के लिए बोलता है और फोन कट कर देता है। वो अपने मन में बोलता है, ये पूरा मल्होत्रा हद से ज्यादा कमीना इंसान है, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। ये बोल वो घड़ी में टाइम देखता है, जहां पर शाम के 5 बजे बज रहे थे। वो तुरंत वहां से निकल जाता है और आदित्य को एक मैसेज कर देता है। वीर फोन से बात कर वहां से आदित्य को मैसेज कर वो निकल जाता है। शाम के 7 बजे आशिमा अपना बैग लिए बाहर निकलती है। तभी उसका एक कलीग कहता है, अरे यार कोई तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। आशिमा नासमझी में उसे देख बोलती है, कौन? तभी वो सामने की ओर इशारा करता है। तभी आशिमा अपने कलीग राज से कहती है, अच्छा और तुम्हें कैसे पता वो मेरा इंतजार कर रहा है? तभी राज अपने कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, ये सब मेरी इंटेलिजेंट का कमाल है, क्योंकि हमारे इस चैनल में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, तो इतनी बड़ी गाड़ी से कोई खूबसूरत लड़की को भी लेने आएगा ना। उसकी ऐसी बातें सुन सभी हंसने लगते हैं। आसिमा भी ना में सिर हिला चली जाती है। वो आगे जा ही रही थी, तभी वो गाड़ी भी उसके पीछे चलने लगता है। वो कुछ ही दूरी पर चली होगी तो देखती है कि वो गाड़ी भी उसके पीछे आ रहा है। वो कल के हादसे को भूली नहीं थी। उसकी गाड़ी गराज में बन चुकी थी और उसे को लेकर वहां से निकलने वाली थी, पर वह अपने ऑफिस के आसपास ही थी। तो वो गुस्से में उस गाड़ी वाले के पास जा विंडो को खटखटाती है, अबे साले दरवाजा खोल, क्या लड़की का पीछा करता है। तभी विंडो खुलती है और पीछे की सीट पर उस आदमी को देख उसकी सांसें अटक जाती है। उसके माथे पर डर से पसीना आ जाता है। वो हकलाते हुए बोलती है, तुम अंदर, कोई और नहीं अधीरा था। वो बोलता है, अंदर बैठो। आसिमा मना करना चाहती थी, पर उसकी बेरहमी को याद करते हुए वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी आगे चल देती है। कुछ ही दूरी पर गाड़ी रोक वो ड्राइवर बाहर उतर जाता है। वो उसे कुछ इशारा करता है। अधीरा ड्राइविंग सीट पर बैठ आसिमा को आगे बैठने का बोलता है। आसिमा भी आगे बैठ जाती है और दोनों की गाड़ी निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आन्या आदित्य का इंतजार कर रही थी। आदित्य अभी आया हुआ नहीं था और उसे अभी भी कल का याद कर डर लग रहा था। तो वही आन्या विभा जी के पास जाते ही बोलती है, आंटी क्या मैं आपके साथ कुछ देर रह सकती हूँ? विभा जी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तभी आन्या उनके साथ उनके रूम में चल जाती है। वो आन्या को बेड पर बैठाते हुए बोलती है, आदित्य अभी नहीं आए हुए हैं, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? हल्की सी शर्म से आन्या हाँ में सिर हिला देती है। तो विभा जी कहती है, कोई बात नहीं, तब तक आप मेरे साथ रुक सकते हैं और चलिए तब तक मैं आपको कुछ पुरानी चीजें दिखाती हूँ। ये बोल और 2-3 एल्बम जाकर आन्या के पास रख देती है। आन्या एल्बम खोलकर देखने लगती है। एल्बम को देखती रहती है जिसमें विभा जी आदित्य, अर्जुन, वीर, राहुल, तिलक वो सभी को एक एक के बारे में बताती रहती है। तभी उसमें आन्या एक ऐसी फोटो देखती है जिसको देख वो हल्की सी शॉक हो जाती है। उस फोटो को देखते हुए बोलती है, आंटी यह कौन है? तभी विभा जी बोलती है, यह मेरे दोस्त की बेटी है। ये सुनते ही आन्या उनको देखने लगती है। तभी विभा जी बोलती है, यह इस दुनिया में अब नहीं है। ये सुनते ही आन्या के चेहरे की तो रंग ही उड़ जाता है। तभी आन्या पूछती है, क्या हुआ उनके साथ? तभी विभा जी मायूसी से कहती है, बहुत लंबी कहानी है, पर एक चीज है, इसका ना रहना कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर यह इस दुनिया में है तो मैं चाहूंगी कि यह आदित्य के सामने कभी ना आए, नहीं तो आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं। आन्या हैरान और परेशान उन्हें देखने लगती है। तभी आन्या पूछती है कि आंटी कुछ हुआ है क्या? तभी विभा जी अपने सेंस में आती है, जो फोटो देखते देखते कुछ भी बोल देती है। वो आन्या से, कुछ नहीं बेटा, आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप और सभी फोटो को देखें। आन्या के मन में एक ही बात चल रहा था कि आदित्य उस लड़की से क्यों नफरत करता है। उस फोटो में आन्या ही थी। वो मन में सोचने लगती है, क्या मेरे पास्ट में कुछ हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या आदित्य इसलिए मुझसे नफरत करता था, इसीलिए मुझे टॉर्चर करते थे? आन्या के दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ पूरब के फार्म हाउस पर पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि पार्टी में आज पूरब का जन्मदिन था और वहां सभी को इनवाइट किया था और उसमें वो कीर्ति को भी इनवाइट किया था। कीर्ति आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। वो आशिमा को बोली थी चलने के लिए। आसिमा अपना इंपॉर्टेंट काम बता और रात को ही पर आने के लिए बोली थी। कीर्ति ने आज काफी सेक्सी वन पीस पहना हुआ था जो कि रेड कलर का था। उस पर रेड कलर लिपस्टिक, बालों को खोला हुआ, ब्लैक हाई हील्स उसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कीर्ति जो हमेशा से ही फैशनेबल कपड़े पहनती थी, क्योंकि जब पार्टी है पहुंचती है तो सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। पार्टी में सभी अपने जोड़ों में आए हुए थे। पूरब कीर्ति को देख एक गहरी निगाहों से ऊपर से नीचे दिखने लगता है और वो बोलता है, ब्यूटीफुल, हॉट एंड सेक्सी। ये बोल वो अपने हाथों में पकड़ी वाइन को पी कीर्ति चीर की तरफ चला जाता है और कीर्ति की कमर में हाथ डाल, हेलो माय ब्यूटीफुल, कम, ये कह उसे लेकर अंदर लेकर आता है।
कीर्ति को ये सब पसंद नहीं था। वो भले ही मॉडर्न जमाने की थी, उसकी माँ ने, उसके पेरेंट्स ने हर किसी को एक लिमिट में रहने के संस्कार दिए थे। उसका इस तरह पूरब का कमर में हाथ डालना उसे बहुत अजीब सा लगा। वो कुछ बोल नहीं पाती। पूर्व उसे अंदर ले जाकर अपने दोस्तों से इंटरव्यूज करवाता है। पार्टी शुरू हो चुकी थी तभी कीर्ति पूरब से पूछती है, पूरब अंकल आंटी नहीं आए? तभी पूरब कीर्ति को देखते हुए बोलता है, आजकल के पार्टी में पेरेंट्स क्या करते हैं? पार्टी दोस्तों में मनाई जाती है। कीर्ति उसे अजीब नजरों से देखने लगती है तो पूरब हंसते हुए बोलता है, अरे मेरी प्यारी ब्यूटीफुल, मेरे कहने का मतलब वो लोग खुद ही नहीं आए। उन लोगों का कहना था कि मैं दोस्तों में पार्टी एंजॉय करो। कीर्ति कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। सभी आपस में एंजॉय करने लगते हैं। फिर कुछ देर में केक कट करने की बारी आती है। कीर्ति बार बार आशिमा को फोन लगा रही थी। आसिमा फोन रिसीव नहीं कर रही थी। अब कीर्ति को क्या पता, आशिमा तो अधीर नाम की शैतान के चंगुल में फंसी थी। तभी पूर्व उसे लेकर अपने पास आता है और केक कट करने लगता है। केक काटकर वह कीर्ति को केक खिलाता है तो कीर्ति भी उसे खिलाती है। केक खाते हुए पूर्व उसके उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता है और उसे हल्का हल्का सक करने लगता है। कीर्ति झटके से अपने हाथों को खींच लेती है। पूरब के चेहरे पर एक कुटिल भरी मुस्कान आ जाती है। केक कटने के बाद सभी केक खाने लगते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, पूरब मैं जाना चाहती हूँ। पूरब अंडरस्कोर पर इतनी जल्दी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कीर्ति, नहीं मम्मी पापा ने जल्दी आने के लिए बोला था। वो जाने ही लगती है तभी पूरब उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। कीर्ति उसकी तरफ देखने लगती है तो पूरब बोलता है, अच्छा चले जाना, लेकिन पहले ड्रिंक तो कर लेते हैं। तो कीर्ति बोलती है, नहीं पूरब, आप तो जानते हो ना कि मुझे ड्रिंक चढ़ जाती है और मुझे संभालने वाली आसमा दीदी भी नहीं है। मुझे अकेले ही घर जाना है। तभी पूरब बोलता है, अच्छा ठीक है, कम से कम जूस तो पी सकती हो ना। कीर्ति पूरब का इतना रिक्वेस्ट मना नहीं कर पाती। वो हाँ में सिर हिला देती है। तभी पूरब एक वेटर को इशारा करता है तो वेटर कीर्ति को जूस देता है। पूरब के हाथों में पहले ही वाइन का गिलास था। वो वेटर जाते हुए पूरब को एक इशारा देता है तो पूरब एक स्माइल दे देता है। आन्या पूरब का मान रखने के लिए एक गिलास पूरा जूस पी लेती है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि जूस का टेस्ट अलग है और वो इस समय समझ नहीं पाती। तभी पूरब जबरदस्ती एक गिलास और उसे जूस देता है। कीर्ति ना चाहते हुए भी उसको जूस पीना पड़ता है। कीर्ति बोलती है, अब बस ये बोल। वो जाने लगती है। अब तभी वो कुछ दूरी पर चलती है, उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। तभी कीर्ति बोलती है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे इतनी जल्दी तो नहीं चढ़ती है और मैंने तो शराब भी नहीं पी है। इसका मतलब जूस में कुछ था। तभी वो पूर्व को देखती है जो किसी दूसरे से बात कर रहा था तो वह अपने मन में बोलती है, नहीं पूर्व ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये बोल वो वहां से जाने लगती है तो कुछ दूर जाने के बाद ही वो लड़खड़ाने लगती है। तभी उसे कोई संभाल लेता है। वो अपनी आंखें खोल सामने खड़े इंसान को देख पहचानने की कोशिश करती है। कृति अपना पूरा होश खो चुकी थी। वो फिर भी सामने वाले इंसान का चेहरा छूते हुए बोलती है, आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। प्लीज क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे? आई रिक्वेस्ट यू। ये बोल वो अपने आप को खींचने लगती है। तभी वो आदमी, जो कि कोई और नहीं वीर था, उसे आने में थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि जब अंदर आना चाहता था तो पूरब मल्होत्रा के गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे तो वह पीछे के रास्ते से चढ़कर अंदर आया था। तभी उसे कीर्ति इस हालत में मिल गई। कीर्ति का हाथ पकड़ बॉडीगार्ड, जो कि इंटरेस्ट पर खड़ा था, जो कि पीछे का दरवाजा था, वो उसके गर्दन का एक नस दबा उसे वहीं पर भी बेहोश कर वहां से कीर्ति को लेकर निकल जाता है। तो वही पूरब वेटर से पूछता है, काम हो गया, उसे रूम में पहुंचाए। तभी वेटर बोलता है, पर सर मुझे वो लड़की तो दिखी ही नहीं। पूरब बौखला जाता है और वो अपने वाइन का गिलास जोर से पटक देता है। उसके ऐसा करने से सभी दोस्त उसे देखने लगते हैं और वो चिल्ला कर बोलता है, क्या कहना चाहता है तू? वो कहाँ गई? तभी वो वेटर डरते और रोते हुए बोलता है, मैं उनके पीछे गया था पर कुछ देर नहीं वो गायब हो गई। तभी पूरब चिल्लाते हुए बोलता है, खोजो उसे। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा आशिमा को उसके घर के कुछ दूरी पहले ही गाड़ी रोक कब से खड़ा था। वो आशिमा को रोके हुआ था, ना तो उसे जाने दे रहा था ना उससे कुछ कह रहा था। आसिमत थोड़ी डरते हुए और फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है, अब तुम कुछ बोलोगे भी या मैं घर जाऊं? पर अधीरा फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी आशिमा वहां से जाने लगती है तो अधीरा उसका हाथ पकड़ लेता है। आशिमा उसे देखने लगती है तो अधीरा आशिमा की तरफ देख बोलता है, क्या तुम मुझसे डर गई? ये सवाल सुन आशिमा उसे देखने लगती है तो अधीरा बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मैं बचपन से मारकाट करता हूँ। मेरी लाइफ में ना प्यार की, ना इमोशन की, ना किसी नजदीकी रिश्ते की कोई अहमियत थी। पर तुम्हें जब से देखा तुम मेरे दिल में उतर गई। मुझे नहीं पता ये प्यार है कि क्या है, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं रहना भी चाहोगी तो भी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चाहे खुशी से रहो चाहे मजबूरी से। आशिमा उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वो मन में सोचती है, ये कन्फेशन है कि धमकी है। आशिमा कुछ नहीं कहती तो अधीरे उसे अपनी गाड़ी से लगा देता है।
अधीरा थोड़ा गुस्से में बोलता है, यदि मैं कुछ कहूं तो उसका जवाब दिया करो। आसिमा थोड़ा डरते हुए बोलती है, यदि मैं ये कहूं कि तुम यहाँ मारकाट छोड़ दो तो। अधीरा बोलता है, यह मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आशिमा बोलती है, मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। अधीरा अंडस्को मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आशिमा अंडस्को अपनी नजरें ऊपर कर, पर मुझे फर्क पड़ता है, मैं फैमिली में रहती हूँ। तभी अधीरा कहता है, मेरे लिए मेरी फैमिली तुम हो और तुम्हारे लिए भी मैं ही रहना चाहिए। आशिमा थोड़ी गुस्से में बोलती है, तो क्या तुम्हारे चक्कर में मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूं? अधीरा भी बोलता है, मैंने भी ऐसा ही कुछ कहा। आशिमा उसे गुस्से में धकेलने लगती है। अधीरा के सीने पर मारते हुए बोलती है, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, हटो मेरे रास्ते से। ये कह उसे लगातार मारने लगती है, पर अधीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधीरा के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने दोनों हाथों में आशिमा का दोनों हाथ फंसा देता है। आशिमा उसे देखने लगती है। अधीरा उसके पास आने लगता है। आशिमा की हार्टबीट तेज हो जाती है। अधीरा उसके पास जा उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आसिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आन्या इस समय अपने रूम में बैठी थी। रात काफी हो गई थी। पृथ्वीराज के आ जाने पर आन्या विभा जी के रूम से चली जाती है, पर वो इस समय काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके पास इस समय फोन भी नहीं था कि वो किसी को कॉल कर बात कर सके और टाइम बिता सके या फिर आदित्य से ही बात कर सके। उसकी जब से शादी हुई थी तब से उसके पास फोन नहीं था। वो बेड पर लेट सोने की कोशिश करने लगी, तभी उसे प्यास लगती है। जग देखती है तो खाली था। जग लेकर नीचे जाने लगती है, पर आंगन की लाइट को बंद किया गया था, क्योंकि सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। वो धीरे धीरे नीचे जाती है और किचन के रास्ते की तरह एक लाइट जलाती है। वो पानी भर ही रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि अंदर कोई आ रहा है। उसे उस दिन का सोच थोड़ा डर लगने लगता है। वो हिम्मत कर पानी के जग को जोर से पकड़ वो बाहर जाने लगती है। तभी उसे एक लंबी चौड़ी परछाई नजर आती है जो कि उसके पास आ रहा था। वो उसे देख पीछे होने लगती है और पूछती है, कौन है? वो परछाई भी उसके सामने आने लगता है। अपने पास आता देख आन्या के हाथों से जग छूट जाता है। तभी रूम की लाइट ऑन होती है। आलिया अपनी आंखें खोल देखती है तो दूर पर आदित्य खड़ा था। आदित्य को देख आन्या अपनी पूरी हिम्मत जुटा दौड़कर आदित्य के पास जा उसे गले लगा लेती है। इस समय उसका शरीर कांप रहा था। चेहरे पर इस समय पसीना था। वह घबराते हुए बोलती है, कोई था वहां पर? आदित्य एक बार चारों तरफ नजरें घुमाता है और फिर बोलता है, वहां पर तो कोई नहीं है। मैं ही तो आया था, शायद तुम्हें लगा हो। आन्या कुछ बोलती है, नहीं वहां कोई और था। आदित्य बोलता है, पर अभी अभी तो मैं ही आया हूं। तो आन्या थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, पर मैं आपकी परछाई तक को भी पहचानती हूँ। वो कोई और था। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देख आन्या को अपनी कही हुई बातें याद आती है और वह हल्का सा शाय फिर करने लगती है। घर की लाइट जल जाने की वजह से आदित्य के आने से वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। पर आदित्य एक तरफ अपनी नजर डालता है जहां पर पिलर के पीछे कोई खड़ा था, जिसे देख वह अपने गुस्से की घूंट पी रहा था और मन में बोलता है, तुम्हें शायद तुम्हारा दिया गया सबक काफी नहीं था। तुम्हें कुछ बड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोल वह आन्या के पीछे चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उस पिलर के पीछे से और परछाई यानी कि वो शख्स बाहर आता है और वो बोलता है, तुम्हारे इस डरे हुए चेहरे को देख एक अलग ही सुकून मिल रहा है। जब तुम्हें अपनी बाहों में लूंगा तब मैं बता नहीं सकता कि मैं किस जन्नत में होऊंगा और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये बोल वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधीरा और आशिमा एक दूसरे के आगोश में खड़े थे। अधीरा लगातार आशिमा को किस किया जा रहा था। आसिमा उसके कॉलर को पकड़े अपने सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक इसके बाद जब आशिमा को सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होने लगती है तो अधीरा उसके होठों को रिहा करता है। अधीरा लगातार आशिमा को देखे जा रहा था और असीमा कार से टिककर अपनी सांसें कंट्रोल कर रही थी। उसकी सांसें लेने से उसे बॉडी ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे देख अधीरा अपने हाथों की मुट्ठी बना देता है, क्योंकि आशिमा के ऐसे करने से वो बहक रहा था। वो असीमा को पकड़ बोलता है, हिलना मत। आसिमा उसे नासमझी में देखने लगती है। तभी वो अपने आप को देखती है जहां अधीरा देख रहा था। उसे देखते ही वो अधीरा को गुस्से में बोलती है, तारानकन तारानकन आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कह वो उसे धकेल वहां से भाग जाती है। अधीरा कुछ नहीं बोलता और उसे जाने देता है। तेरे मिलने से इस वीरान जिंदगी में एक उजाला सा छा गया। तेरे सांसों को खुद में बसाने से एक सुकून सा छा गया। ये बोल अधीरा वहां से चला जाता है, पर जाते समय पेड़ के पीछे छिपा इंसान को देख उसके चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल थी। उसके जाते ही वो आदमी जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो बाहर आता है और गुस्से में बोलता है, मैं तुझे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अधीरा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर कीर्ति को वहां से उठाकर बाहर लेकर आया था। उसे कीर्ति को गाड़ी तक लाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कीर्ति को हाई डोज का ड्रग्स दिया गया था। वो बार बार कुछ न कुछ बड़बड़ आए जा रही थी और अपने कपड़े को खींचती जा रही थी। वीर काफी परेशान हो गया था।
उसका फोन ना अधीरा ना अर्जुन ना आदित्य कोई रिसीव नहीं कर रहा था कि वो मदद ले भी तो कैसे। वह आन्या से बात करना चाहता था पर बात नहीं कर सकता था। उसके पास मोबाइल नहीं था। उसने सोचा नहीं था कि वो कीर्ति को इस हाल में पाएगा। हॉस्पिटल भी 1.5 घंटे की दूरी पर था। वो उसे कार में बैठा हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा। रात की पहर काफी थी। वो उसे आगे बैठा गाड़ी ड्राइव करने लगा। पर कीर्ति उसे ड्राइव नहीं करने दे रही थी। वो बार बार उसके चेहरे को छू रही थी क्योंकि यह ऑपोजिट डायरेक्शन का ड्रग्स यह एक सेक्सुअल ड्रग्स था। उधर पूरब काफी परेशान था। वो गुस्से में अपनी पार्टी को तहस नहस कर चुका था। वह जानता था कि कीर्ति को भी ड्रग्स दिया गया है। वो परेशान था कि वो कहाँ है। उसने जैसा सोचा था सब कुछ उल्टा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सोची समझी साजिश है। कोई कीर्ति को बचा कर ले गया है। वो शराब के नशे में डूबा हुआ बोलता है, यदि कीर्ति तुम्हें सच में कोई इस बार बचा कर ले गया है तो अगली बार मैं तुम्हें अपनी अच्छाई नहीं दिखाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। इधर वीर काफी ज्यादा परेशान था। कीर्ति बार बार कह रही थी, मुझे काफी हॉट फील हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। वो अपने कपड़ों को बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी पर वीर ड्राइव करते करते उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। वो मुश्किल से कीर्ति को डांटकर वो बैठता है। कीर्ति बुरी तरह से अपने शरीर को रगड़ रही थी क्योंकि उसके शरीर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चींटियां रेंग रही हो। तभी वो वीर से कहती है, सुनो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज कुछ करो ना। वीर उसे समझाता है, कृति बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये कह गाड़ी तेज चलाने लगता है। कीर्ति जो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है, पर मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ ही देर बाद वीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ सॉफ्ट सा फील होता है। वह देखता है तो कीर्ति अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए उसके चेहरे को सहला रही थी। वीर कुछ बोलने ही वाला था कि कीर्ति उठकर वीर के गोदी में जा बैठती है। वीर बड़ी मुश्किल से ड्राइव करते हुए बोलता है, कीर्ति व्हाट आर यू डूइंग, जाकर अपनी सीट पर बैठो। पर कीर्ति को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह अपने गर्म होठ जो इस समय सुलग रहे थे वो वीर के गर्दन पर रख देती है, जिससे वीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और उसकी ड्राइविंग डिसबैलेंस होने लगती है। कीर्ति लगातार वीर को किस किए जा रहे थे जैसे उसे एक ठंडक महसूस हो रहा था। वीर उसे बार बार दूर करने की कोशिश कर रहा था पर कीर्ति उसके और पास होती जा रही थी। तभी कीर्ति अपने कपड़े को उतारने लगती है। तभी वीर गुस्से में बोलता है, कीर्ति अपने होश में आओ, यह क्या कर रही हो तुम। कीर्ति रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। रोते हुए कीर्ति का चेहरा वीर देखता है जो इस समय काफी ज्यादा लाल हो गया था, जिससे वो काफी ज्यादा खूबसूरत तो लग रही थी लेकिन साथ ही साथ में उसकी बॉडी पर लाल लाल रेजेस जो कि गर्मी के वजह से हो रहे थे। वीर उसे समझा ही रहा था तभी कीर्ति कुछ ऐसा करती है कि वीर की गाड़ी अपने आप अचानक रुक जाती है। कीर्ति अपने होंठ वीर के होठों पर रख देती है और उसे काफी पैशनेटली किस करने लगती है। वीर जो कि आज तक सिर्फ सनाया से प्यार किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह किसी और लड़की के होठों को चूमेगा। पर पता नहीं क्यों वीर इस एहसास को पाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कीर्ति जिसको किस तो करना नहीं आता था पर वह वीर के होठों को काटे जा रही थी। उसे ऐसा करने से एक ठंडक महसूस हो रहा था। तभी कुछ देर में वीर अपने होश में आता है और वो कीर्ति को दूर झटक कर अपने से दूर कर देता है और वह गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, यह क्या हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। और घड़ी का टाइम दिखता है, अभी भी 1 घंटे के रास्ते की दूरी थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे कीर्ति की रोने की आवाज आती है। वो देखता है तो कीर्ति रो रही थी। वीर देखता है कीर्ति रोते हुए अपने कपड़े के ऊपरी हिस्से को और नीचे खिसका चुकी थी। वो वीर को देखती है और उसके गले लग जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। रोने लगती है। वीर इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कीर्ति के चेहरे पर हाथ रखता है, बस हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे, प्लीज हेल्प मी, यह कह फिर से वीर को किस करने लगती है। इस समय सुनसान इलाके में थे जहां न कोई गाड़ियां आ रही थी ना जा रही थी। पता नहीं क्यों वीर इस बार खुद को रोक नहीं पाता है और वह भी कीर्ति को किस करने लगता है। कीर्ति को अब धीरे धीरे ठंडक महसूस होने लगी थी। वीर का साथ पाने से वह अपने आप को ढीला छोड़ देती है, फिर उसे किस करते करते हैं उसके गर्दन को चूमने लगता है। कीर्ति का कपड़ा नीचे खिसकने से उसकी ऊपर की इनर बॉडी दिख रही थी, जिससे वीर किस करने लगता है। फिर वो उसके होठों को चूमने लगता है। काफी देर किस करने के बाद वो कीर्ति से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो सनाया के साथ गलत तो नहीं कर रहा, पर उसे ये भी पता था कि सनाया उसकी कभी नहीं हो सकती। ये सोच है वो कीर्ति को फिर से किस करने लगता है। वो किस करते हुए कीर्ति को कार की सीट पर लेटा देता है। कीर्ति उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। वीर अपनी शर्ट उतार फेंक कीर्ति की वन पीस ड्रेस निकालकर फेंक देता है।
और वो उसे काफी पैशन के साथ किस करने लगता है। वीर की मजबूरी समझो या कुछ और, क्योंकि वो इतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच नहीं सकता था, ना वो अब रुक पा रहा था। और पहली बार उसे प्यार मिलने पर वो कीर्ति के ब्रा को निकाल देता है और उसके ऊपर ही बॉडी को देखने लगता है, जो इस समय उसके सामने नेक थी। वीर उसके बॉसम को शक करने लगता है। कीर्ति को काफी ठंडक महसूस हो रही थी। वो उसके बालों में हाथ चलाने लगती है। काफी देर ऐसा करने के बाद देर कीर्ति के लोअर कपड़े को भी निकाल देता है और अपनी पेंट रिमूव कर दूर लॉक कर देता है। कीर्ति को एक प्यार भरी नजरों से देखने लगता है कि जो इस समय लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे रुकता देखकर कीर्ति को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे खींचने लगती है। तभी वीर कृति के चेहरे को हाथों में लिए पूछता है, कृति क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कीर्ति कुछ नहीं बोल रही थी। वीर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? तो कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। तो वीर अंडरस्कोर नाम बताओ मेरा। काफी देर वीर के पूछने के बाद कीर्ति उसका नाम वीर लेती है। वीर के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वीर उसके लोअर सॉफ्टनेस पर अपने हार्डनेस को रखता है और उसके अंदर प्रेस करता है, जिससे कीर्ति की चीख निकल जाती है। वीर समझ जाता है कि कीर्ति का फर्स्ट टाइम है। वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कृति के अंदर और जोर से प्रेस करता है, कीर्ति की चीखों को अपने होठों में भर लेता है और धीरे धीरे मूव करने लगता है। पहले तो कीर्ति को काफी दर्द होता है, पर उसके अंदर जो गर्मी थी वह वीर के ऐसा करने पर ही सुकून मिल रही थी। थोड़ी देर बाद कीर्ति भी उसका साथ देने लगती है। गाड़ी में ना जाने किस पहर दोनों शांत होते हैं। अगला दिन प्रिया इस समय कॉलेज में मायूस होकर बैठी थी। तभी उसके पास पीयूष आकर बैठता है और बोलता है, क्या हुआ मेरी जान, इतनी उदास क्यों बैठी हो? प्रिया अपना सर नीचे कर, यार अच्छा नहीं लग रहा है। यह आन्या का पता नहीं कहां पर चली गई है, ना कॉल से बात न कुछ। ये कीर्ति भी रोज आती थी, तो ये भी आज नहीं आए। हाँ आज मैं भी उसी को ढूंढ रहा था, पर वो मुझे दिख नहीं रही थी। लेकिन एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। प्रिया उसकी तरफ देखने लगती है तो पीयूष बताता है, पूरब सुबह से इधर उधर भटक रहा है। वह भी मुझसे पूछ रहा था कि कीर्ति है क्या, तो मैंने मना किया और पूछा क्यों कीर्ति तुम्हारे साथ नहीं आई? तो बोल रहा है, नहीं वो आज पहले चली गई थी और मुझे कुछ काम था, ये बोल वह चला गया। प्रिया को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी वो पीयूष के हाथों पर हाथ रख बोलती है, चल आन्या भी नहीं आई है, लगता है वो अपने हनीमून पर चली गई है। चलो अब हम दोनों यारी अपनी क्लास अटेंड करने चलते हैं। तभी पीयूष उसका हाथ झटक बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तू मुझसे दूर रहकर बात किया कर, तू मेरा मजाक उड़ा रही होती है। प्रिया को पहले तो कुछ समझ नहीं आता और उसे जैसे कुछ याद आता है वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, हाय राम मैं सच बता रही हूँ तुझे, मैं उस इंसान से जरूर मिलना चाहूंगी जिसने तेरे अंदर इतना डर भर दिया है। पीयूष चिढ़ते हुए, पर मैं ऐसा मौका आने नहीं दूंगा कि तुझे उससे मिलने का मौका मिले। वो चला जाता है। प्रिया भी उसके पीछे चल जाती है। आरआर इंटरनेशनल कंपनी, जो कि राघवेंद्र राजवंश की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी थी, जहां के चेयरमैन आज भी राघवेंद्र राजवंश थे, वहां का अभी सीईओ घोषित नहीं किया गया था। तब तक का कार्यभार वही संभालते हैं डायरेक्टर नीला राजवंश, जो कि राघवेंद्र जी की पत्नी है। राघवेंद्र राजवंश आज भी अपना कोई भी डिसीजन बिना उनसे पूछे नहीं लेते हैं, भले ही अब वो रिटायर होकर घर पर रहती है। वहां के इस समय मीटिंग एरिया में काफी घमासान छिड़ा हुआ था। इस समय राघवेंद्र राजवंश काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। इस समय मीटिंग हॉल में कई शेयर होल्डर बैठे हुए थे, सभी के चेहरे पर टेंशन छाया हुआ था। तो वही राघवेंद्र जी गुस्से में सामने बैठे शख्स को देख रहे थे। सामने कोई और नहीं, तिलक राजवंश था। राघवेंद्र सिंह सामने तिलक को देखते हुए, तिलक राजवंश क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि इतनी बड़ी गलती वह भी दोबारा कैसे हुई? तिलक को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोलता है, दादाजी। तभी राघवेंद्र जी उसे गुस्से में घूरते हैं तो तिलक अपना बात संभालते हुए, सर मैंने यहाँ से सारे माल को ट्रक में डाल दिया था, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से गायब हो गया। राघवेंद्र जी गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए, क्या कोई खिलौना है जो गायब हो गया? बड़ी सी बड़ी ट्रक अचानक कैसे गायब हो सकता है और कितनी बार मिस्टेक हुई है? मुझे आज इस बारे पता चल रहा है। आपको पता भी है वो कितने हजार करोड़ का सामान था, उसे फौरन ले जाया जा रहा था। अब मैं उस कंपनी को क्या जवाब दूं, क्योंकि फोन पर फोन आ रहा है कि वहां पर सामान नहीं पहुंचा है। आपने हमारी जिंदगी भर की कमाई इज्जत को गवा कर रख दिया। तिलक गुस्से की घूंट पीकर अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि आज तक तिलक ने कई बार चोरी से ट्रांसपोर्ट को हटाया था, पर उसे आज तक दादाजी को खबर नहीं हुई थी। पर आज जो कि उसने ट्रांसपोर्ट हटाई भी नहीं, लेकिन सारा इल्जाम उस पर लग गया था और अचानक 4 ट्रांसपोर्ट की माल गायब होने पर उसका खुद का माथा ठनक गया था। दरअसल आरआर इंटरनेशनल कंपनी में भी कपड़ों का ही बिजनेस होता था। उनके बिजनेस की शुरुआत दादाजी ने एक छोटी सी दुकान से की थी और आज उन्होंने इतने बड़े अंपार खड़ा की थी। उसी बिजनेस को आदित्य ने भी शुरू किया था और आज इनकी माल जो कि काफी अरबों की थी वो फॉरेन में ले जाया जा रहा था, जहां पर कल फॉरेन की सबसे बड़ी शोरूम शुरू होने वाली थी।
पर अचानक माल का बीच में गायब होना रेपुटेशन के साथ साथ कई केस भी राजवंश पर लगने वाले थे। सारे शेयर होल्डर तिलक के खिलाफ हो चुके थे। अभी राघवेंद्र राजवंश बोलते हैं, आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना पोता कहते हुए, जिससे तिलक दांत पीसते रह गया। आज तक उसने अपनी इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी। तभी एक भारी और कड़क आवाज आती है, मिस्टर राघवेंद्र राजवंश, यदि आपका एक पोता नालायक निकल गया तो आपका दूसरा पोता तो है ना। सभी उस आवाज की तरफ घूमकर देखने लगते हैं क्योंकि आवाज में वही गुरूर, वही पर्सनैलिटी झलक रही थी जो एक समय राघवेंद्र रघुवंशी था। पीछे आदित्य और अर्जुन और वीर खड़े थे। उसे देखते ही तिलक तिलमिला जाता है। सारे शेयर होल्डर आदित्य को देखकर हैरान थे क्योंकि आदित्य बहुत पहले ही यहां से छोड़कर चला गया था। उसको देख सभी शॉक थे। ऑफिस में आकर दादाजी के सामने वाली चेयर पर एक पैर पर पैर रख वहां बैठ जाता है। उसके अगल बगल अर्जुन और वीर खड़े हो जाते हैं। दादाजी, अंडस्को कहना क्या चाहते हो तुम? आदित्य अंडस्को अपने सामने पड़ा पेपरवेट को घुमाते हुए बोलता है, मैं इस प्रॉब्लम से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राघवेंद्र जी उसे घूर कर बोलते हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा मदद लूंगा? आदित्य अपने कंधे उचकाते हुए बोलता है, जहां तक मुझे पता है अभी तक तो आपने यह मीटिंग बैठाई है, इसका मतलब आपने सभी से मदद मांग ली होगी। और कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह फॉरेन की सबसे बड़ी कंपनी माइकल कंपनी का ऑर्डर था, जो आप पर लीगल कार्यवाही कर सकता है। आप तो अपने आप को बचा सकते हैं पर अपनी इस कंपनी को डूबने से नहीं बचा सकते, जिसे आपने दिन रात मेहनत से खड़ा किया है। ये बोल वो तिरछी स्माइल देने लगा। ये बात सच था कि राघवेंद्र जी अपने कई सहयोगियों से इस बारे में बात की थी और सभी ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे, क्योंकि 4 ट्रक का माल गायब होना ये बहुत बड़ी बात है और सीबीआई जांच कर रही थी, पर माल टाइम पर पहुंचना जरूरी था, जांच में तो बहुत समय लग जाता। तभी तिलक गुस्से में बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर कर लूंगा। आदित्य थोड़ी गुस्से भरी आवाज में, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तिलक गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि राघवेंद्र जी उसे हाथ के इशारे से रोक देते हैं और वो बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए इसके बदले तुम्हें? आदि मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर लीन होते हुए, ये कि ना आपने एक बिजनेसमैन की बात। राघवेंद्र जी उसे घूरते हैं तो आदित्य बोलता है, आपकी मदद के बदले मेरी 2 शर्तें हैं। तभी राघवेंद्र जी बोलते हैं, और मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरी मदद ही कर रहे हो, कोई छल नहीं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, इतनी बड़ी खबर, 5 ट्रक का माल गायब होना, वो भी इतनी बड़ी विदेशी कंपनी का माल, अब तक मीडिया में क्यों नहीं आए? राघवेंद्र जी की आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं और वह समझ जाते हैं और सोचने लगते हैं, यानी कि आदित्य ने अब तक मीडिया में आने से यह बात रोक रखा था। सभी शेयर होल्डर आदित्य की इस बात से प्रभावित होते हैं। राघवेंद्र जी बोलते हैं, अपनी शर्त बताओ। आदित्य अंडस्को, पहली शर्त, मुझे अपना खोया हुआ सम्मान चाहिए। तिलक गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है। तभी दादाजी उसे गुस्से में देखते हैं तो वो फिर से बैठ जाता है। आदित्य तिलक को देख मुस्कुराता है। आदित्य बोलता है, मेरे 30% शेयर मुझे इस कंपनी में चाहिए। साथ में आपके कंपनी को बचाने के लिए कल ट्रांसपोर्ट का माल मेरी कंपनी से पहुंच जाएगा। इससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी और उसके बदले मुझे 10% और शेयर चाहिए। दादाजी बस आदित्य को घूर रहे थे। राघवेंद्र अंडस्को, और दूसरी शर्त? आदित्य हंसते हुए दूसरी शर्त पेपरवेट को घुमाते हुए फिर रुक कर बोलता है, वो मैं आपसे समय आने पर मांग लूंगा। अगर डील मंजूर हो तो मेरी एक हाँ पर माल 1 घंटे में फॉरेन के लिए रवाना हो जाएगा। ये बोल वो उठकर जाने लगा। तभी राघवेंद्र जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। आदित्य के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीर और अर्जुन के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राघवेंद्र जी उठकर वहां से जाने लगते हैं। सभी शेयर होल्डर चले जाते हैं। राघवेंद्र जी जाने को होते हैं, तभी आदित्य की पीछे से आवाज आती है, मैंने कहा था ना आपसे, एक दिन मैं आपसे इतना आगे निकल जाऊंगा कि आपको मेरे आगे झुकना होगा और आप मेरा खोया हुआ सम्मान वापस देंगे, और देने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता तक नहीं होगा। ये सुन राघवेंद्र जी चले जाते हैं। आदित्य एक नजर तिलक को देख उठकर खड़ा होता है और तिलक के पास आकर झुककर बोलता है, आज के बाद किसी दूसरे की बीवी को छूने की या देखने की हिम्मत की तो अभी तो तुम्हारी इज्जत गई है, दोबारा देखने के लिए तुम्हारी आंखें भी नहीं बचेगी। ये बोल वो वहां से चला जाता है। तिलक गुस्से में उठकर कुर्सी पर लात मारकर गिरा देता है और अपने सर पकड़ते हुए बोलता है, ओ तो तूने ये सब की है, बहुत बड़ी गलती कर दी आदित्य तूने। अभी तो मेरी जिद थी तुझे नीचे गिराना, तेरी बीवी को हासिल करना, पर अब मेरी जुनून बन गई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू वैसे ही तड़पेगा। आज तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। राघवेंद्र जी कार में आंखें बंद किए हुए कुछ धुंधली बातें याद आने लगती हैं, जिसमें एक आदमी एक लड़के को फटकारते हुए बाहर निकाल रहा था। वो लड़का बार बार कह रहा था, दादाजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादाजी ने उसे अपने घर से निकालते हुए ये भी बोला था,
आज से ना तुम मेरी बिजनेस में, नहीं तुम मेरे किसी भी काम के हो, निकल जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का बोलता है, आपने मेरी बात ना सुनकर मुझे गलत समझकर बहुत गलत किया है राघवेंद्र राजवंश। अपनी नाम सुन उस लड़के के मुंह से राघवेंद्र गुस्से से देखने लगते हैं, तो वो लड़का जिसकी उम्र में यही करीब 20 साल होगी, वो बोलता है, एक दिन मैं आपसे इतनी ऊंचाई से आगे जाऊंगा कि आपको मदद के लिए मेरे पास आना होगा और मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। ये कह वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे दो लोग और चले जाते हैं। दादाजी अपनी आंखें खोलते हुए, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आज हार कर भी वो जीत महसूस हो रही थी। उधर आदित्य कार में, एक समय था तिलक जब तूने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे पाया, और आज तेरा समय है। तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरा वो बदला पूरा हुआ। पर अगर तूने मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत की तो यह आदित्य राजवंश तुझे इस तरह छोड़ेगा नहीं, तुझे जान से मार डालूंगा। रात काफी हो चुकी थी। आदित्य घर पर पहुंचता है। वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है आन्या सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी। वो उसके पास जाता है तो देखता है उसके हाथ में एक पेपर वेट था। वो उसी के हाथ से पेपर लेकर उसे खोल पड़ता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साहिब, आप जब भी आना मुझे उठा देना, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया, हमें साथ में डिनर करना है। आदित्य झुककर आन्या के नाक को दबाते हुए बोलता है, मिसेज राजवंश। आन्या नाक दबाने से सांस नहीं ले पा रही थी। वो उठ जाती है, आंखें खोल आदित्य को देखती है तो आदित्य ने अभी भी उसका नाक पकड़ा हुआ था। वो झटके में आदित्य का हाथ हटाती है और सांस लेने लगती है और आदित्य को घूरते हुए बोलती है, ये कौन सा तरीका है उठाने का? आदित्य बोलता है, जिस हिसाब से आपकी नींद है मैडम आपको एक जन्म लग उठाने में, तो मुझे यही तरीका समझ में आया। ये बोल वो बाथरूम चला जाता है। आन्या का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर कर लेते हैं। आदित्य इस समय बेड पर लेटा हुआ था। तभी आन्या बाथरूम से आती है। आदित्य एक नजर आन्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आन्या इस समय मैरून कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी गोरी रंग काफी उभर कर आ रही थी। ऊपर से माथे पर सिंदूर, पूरी नई नवेली दुल्हन लग रही थी। पर आदित्य अपने मोबाइल में मेल करने लगता है। आन्या बेड की दूसरी साइड आकर बैठ जाती है और वो आदित्य की तरफ देखने लगती है। काफी देर से आदित्य से कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी आदित्य अपना फोन साइड में रख आन्या को एक हाथ से पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है। आन्या साइड में उसके ऊपर आ जाती है। आदित्य आन्या के बालों को खोलते हुए बोलता है, क्या हुआ, कुछ कहना है? आन्या आदित्य को देखने लगती है और हाँ में सिर हिलाती है। तो आदित्य बोलता है, बोलो। आन्या, हम घर कब जाएंगे? आदित्य घर शब्द सुनकर आन्या को देखने लगता है। फिर वो पूछता है, क्यों, तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा? आन्या सर नीचे कर, मुझे अच्छा लग रहा है पर मुझे यहाँ डर लगता है। आदित्य आन्या को देखने लगता है। फिर आन्या बात बदलते हुए बोलती है, वो मेरा कॉलेज भी छूट रहा है ना? आदित्य बोलता है, बस कुछ दिन और फिर हम चलते हैं। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। तो आदित्य कहता है, वैसे तुमको नहीं लगता रात के समय फालतू बातों से ज्यादा अच्छा होता अगर हम अपने रात को एंजॉय करते? आन्या पहले तो उसकी बात को समझ नहीं पाती। वो आदित्य से दूर जाने लगती है तो आदित्य उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है। आन्या उसकी तरफ दिखने लगती है तो आदित्य उसे गुदगुदी करने लगता है। आन्या जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य को उसकी हंसी देख दिन भर का थकान टेंशन दूर हो जाता है। उसे एक सुकून आ जाता है। आन्या हंसते हंसते उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। आदित्य आन्या को छोड़ वह उसे अपने और खींच अपने बाहों में कसकर जकड़ लेता है। आन्या भी उसकी सीने पर अपना सर रख देती है।